चलिए जी स्टार्ट करते हैं आपको एक रिवीजन फटाफट से प्रोफेशनल एथिक्स का। सबसे पहले बात करें तो भाई सबसे पहले दिए गए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं 5। पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में आप 4 वर्ड याद रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टी, फेयर डीलिंग और ट्रुथफुलनेस। ठीक है। दूसरी वर्ड है भाई ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में अपनी ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है 3 कारणों से। 3 कारण कौन कौन से? पहला है बायसनेस, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक, आप अपनी ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज मत करना, जजमेंट कॉम्प्रोमाइज मत करना 3 कारणों से। प्रोफेशनल कंपिटेंस का मतलब है सर आपको प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल अटेन भी करनी है और आपको मेंटेन भी करनी है। साथ में कोई भी डेवलपमेंट हो, रेगुलेटरी कोई भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में कोई बदलाव आए उसको चेंज को अडॉप्ट करते रहिए। साथ साथ में अपनी ऑडिट डिलीजेंटली करिए एज पर द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। कॉन्फिडेंशियलिटी में ध्यान रखना भाई, किसी भी तरह का इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर, कोई भी ऐसी बात जो आपको बताई गई है आपके क्लाइंट के द्वारा या आपको पता चली है वो बात मत बताना। और जब मैं कहता हूं बात मत बताना तो उसमें 5 बातें ध्यान रखना। वो बात जो आपको क्लाइंट से पता चली है, बाहर से कहीं से पता चली है, क्लाइंट के अंदर भी लोगों को मत बताना, बाहर भी मत बताना, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के बारे में भी मत बताना, पास्ट क्लाइंट के बारे में भी मत बताना, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के बारे में भी मत बताना। किसी के बारे में मत बताओ, मत बताओ, मत बताओ। ठीक है भाई। चलिए अब चले आगे। तो कहता है साथ में कब बता सकते हैं? 3 केस में आप बता सकते हैं सर। पहला केस कौन सा है? जब लॉ बोलेगा तब। दूसरा जब लॉ परमिट करता है और क्लाइंट भी ऑथराइज कर रहा है तब। और तीसरा अगर आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है बताने की और लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा है तब। 3 केस में प्रोफेशनल ड्यूटी कब होगी सर? प्रोफेशनल ड्यूटी 4 केस में होती है, याद करिए। प्रोफेशनल ड्यूटी होती है जब आप रिस्पॉन्ड करोगे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को, अपने आप को बचाओगे लीगल प्रोसीडिंग में टू प्रोटेक्ट प्रोफेशनल इंटरेस्ट, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स आप मानोगे या पीयर रिव्यू या क्वालिटी रिव्यू का आप रिक्वायरमेंट को मानोगे तब। 4 केस में आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है तब आप बताइए। साथ में अगर लॉ अलाउ कर रहा है आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉ बोलेगा तो बताना है तो बताओ। साथ में ध्यान रखना भाई कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट करनी विद इन द फॉर्म या ईओ, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ईओ बोलेंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट बोला जाएगा। ठीक है ना। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का या ईओ के बारे में मत बताओ। एग्जिस्टिंग क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव ईओ मत बताना आप। ठीक है ना। चलो जी अब बात करते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर की। प्रोफेशनल बिहेवियर कह रहा है सर कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपके प्रोफेशन को डिसरिप्यूट कर सकता है, मत करिए ऐसा काम। साथ में लॉ का आप कंप्लायंस करें या कोई भी ऐसा मिसकंडक्ट जो आपके डिसरिप्यूट करेगा वो काम मत करिए। प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑनेस्ट और ट्रुथफुल रहेगा। और 3 काम नहीं करने भाई। पहली बात तो एग्जैचुरेटेड क्लेम मत देना, एग्जैचुरेशन मत करना अपनी सर्विस क्वालिफिकेशन का। अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजन मत करना दूसरों के काम के साथ कि मैं ये करता हूं दूसरी फर्म ये नहीं करती, वो ये ऐसा है वो वैसा है, सर मत करिए। तीसरी बात, कोई भी ऐसा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट तरीका मत अपनाओ जो एडवर्टीजमेंट का है। एडवर्टीजमेंट करना ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं, एडवर्टीजमेंट करना अलाउड है, लेकिन एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस को वायलेट मत करना जो एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस काउंसिल ने दी हुई है तब। ठीक है ना। तो ये तो हो गई भैया आपकी ये। अब आते हैं थ्रेट्स। थ्रेट्स भैया 5 तरह के हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के बड़े सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको परक्विजिट्स दिए हुए हैं, लोन दिया हुआ है, फैसिलिटीज दी हुई हैं, या फिर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट जुड़ा है, इसीलिए आप अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और आपका जो जजमेंट और बिहेवियर है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। सेल्फ रिव्यू का मतलब क्या? आपको अपना ही काम चेक करना पड़ जाए तो वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहलाएगा। आपने नॉन ऑडिट सर्विस दी, जीएसटी कंसल्टेंसी दी और खुद ही ऑडिट करनी पड़ रही है तो सर वहां इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी। तो कहता है आप अपने ही जजमेंट को ढंग से रिव्यू नहीं करोगे। दूसरी बात, एडवोकेसी का मतलब है मान लो आप क्लाइंट के बिहाफ में आईटी में अपीयर हुए एज एन एडवोकेट या क्लाइंट के लिए आप लॉबी कर रहे हो, लॉबिंग फॉर द क्लाइंट, तो उस केस में क्या होगा सर? अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में झूठ बोलकर आ गए और आप ऑडिट भी कर रहे हो उस क्लाइंट की, तो उस झूठ को साथ आपको देना पड़ेगा, झूठ का ऑडिट करते हुए भी। तो ऑडिटर के तौर पे फिर सच नहीं बता पाओगे। ठीक है ना कहीं आपने प्रमोट किया क्लाइंट के ईओ के पोजीशंस को डिपार्टमेंट के अंदर। और ये सब फेमिलियरिटी थ्रेट में आपको पता है या तो लॉन्ग 15, 20, 25 साल से आप ऑडिट कर रहे हो सेम क्लाइंट की जहां रोटेशन नहीं लगता, या फिर आपके परिवार का कोई व्यक्ति वहां टॉप पोजीशन में बैठा है, एमडी डायरेक्टर बना हुआ है, वो है क्लोज रिलेशनशिप है, लॉन्ग रिलेशनशिप, 2 बातें हैं। ठीक है ना। और इंटिमिडेशन में आपको धमकी दी जा रही है, ऑब्जेक्टिवली काम करने से धमकी दी जाएगी। भाई प्रेशर है या तो एक्चुअल में है, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेशर आ रहा है कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीएफओ कह रहा है मेरे हिसाब से करो, प्रेशर आ रहा है फीस नहीं देंगे, प्रेशर आ रहा है डिसमिस कर देंगे, तो प्रेशर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो कहता है भाई या तो थ्रेट को एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल ठीक बात है, या तो थ्रेट को रिड्यूस कर दो टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। अब सर पहली बात तो एलिमिनेट करिए, अच्छी बात है, सेफगार्ड लगा के रिड्यूस कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है सर रिड्यूस भी नहीं कर पा रहे,
एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो, डिक्लाइन और एंड द प्रोफेशनल एक्टिविटी। लेकिन सर सेफ गार्ड कैसे लगेगा, तो सेफ गार्ड नीचे दिया हुआ है। सेफ गार्ड में कह रहा है सर सबसे पहली बात या तो एडिशनल टाइम दो या ढंग का बंदा लेके आओ, सेफ गार्ड कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल। साथ में रिव्यूअर अपॉइंट करो भैया, जो आपकी टीम का बंदा ना हो लेकिन प्रॉपर रिव्यू करे काम ढंग से हो रहा है कि नहीं। साथ में अलग अलग पार्टनर अलग अलग टीम को अपॉइंट करिए जो अलग अलग होंगे सर अलग अलग लाइंस के लिए। कहता है डिफरेंट पार्टनर इन टीम फॉर नॉन एश्योरेंस सर्विस। का मतलब ऐसा नहीं कि जीएसटी कंसल्टेंसी आपकी फर्म दे रही तो एंगेजमेंट पार्टनर जीएसटी कंसल्टेंसी दे रहा है। आप ऑडिट कर रहा, आप ऑडिट करो, जीएसटी कंसल्टेंसी आपकी फर्म का दूसरा बंदा दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सेपरेट टीम बनाइए अलग अलग सर्विसेज के लिए, नॉन एश्योरेंस के लिए अलग, एश्योरेंस सर्विस के लिए अलग। दूसरी फर्म को अपॉइंट करिए कि वो परफॉर्म या रीपरफॉर्म करे ताकि वो एड्रेस कर पाए सारे तरह के थ्रेड्स, ठीक है ना। तो कहता है कई बार आप दूसरी फर्म को अपॉइंट कर देते हैं, जैसे 402 आप पढ़े ऐसे 402, जब वहां सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स देखने पड़ते हैं ऐसो के, तो आप खुद नहीं करते, आप अनदर ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं कि जा खुद कर लो, तो बहुत बढ़िया है। अगर खुद नहीं कर पाओ तो अनदर ऑडिटर को बोलते हैं काम कर ऐसे कंट्रोल चेक कर ले, तो ये भी एक पॉइंट है। और टीम को सेपरेट करिए, खासकर जब कॉन्फिडेंशियल नेचर के मैटर हो तो आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, तो फिर आप सेपरेट टीम वहां पर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सेपरेट टीम कॉन्फिडेंशियल नेचर में, या तो दूसरे ऑडिटर को बोलो परफॉर्म रीपरफॉर्म करे। तीसरी बात डिफरेंट पार्टनर नॉन एश्योरेंस सर्विस के लिए रिव्यूअर होना चाहिए, एडिशनल टाइम और क्वालिफाइड पर्सनल, ठीक है भाई। नो क्लार को लेकर ध्यान रखना, अगर आपको लगता है नो क्लार हुआ है या सस्पेक्टेड नो क्लार है, या तो हो चुका है कमिटेड और अबाउट टू बी कमिटेड, या तो करने वाला है, या तो क्लाइंट या एम्प्लॉयर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एम्प्लॉइज। ध्यान रखना नो क्लार के अंदर यहां पे दो सेक्शन है 260 360, लेकिन नो क्लार के केस में एक ऐसे 260 भी लगता है। ऐसे 260 के अंदर स्टेक होल्डर वर्ड डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर आप ये सेक्शंस पढ़ेंगे 260 360, यहाँ स्टेक होल्डर वर्ड डिफाइंड है, स्टेक होल्डर ही तो हैं ये सारे लोग, ये ठीक है ना। और यही नो क्लार करते हैं अल्टीमेटली। तो नो क्लार किया है कमिटेड और अबाउट टू बी कमिटेड, या तो आपको पता है नो क्लार हुआ है, सस्पेक्टेड आपको शक है नो क्लार हुआ है, तो कहता है उस केस में आपकी ड्यूटी बनती है। ड्यूटी क्या बनती है ये बात करते हैं। कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो क्लार। नो क्लार में या तो आपने कुछ किया है कमीशन, या नहीं किया ओमिशन, या तो जानबूझकर या गलती से क्या किया आपने, जो कॉन्ट्रारी है, कॉन्ट्रारी मतलब अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट है भैया, लॉ के अगेंस्ट है, ये किसने किया। कहता है या तो किया है भैया क्लाइंट ने या प्रोफेशनल अकाउंटेंट के ईओ ने, ईओ मतलब जहां आप जॉब कर रहे हो, या तो किया टीसीडब्ल्यूजी ने, या तो किया मैनेजमेंट ने, या तो किया है ईओ ने, मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट ऑफ ईओ, या तो किया है इंडिविजुअल्स जो या तो क्लाइंट या ईओ के बोलने पर काम कर रहे हैं। मतलब कौन कौन से लोग कर सकते हैं, या तो क्लाइंट ईओ खुद, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट ईओ, या तो उनके बोलने पर कोई और पर्सन, ठीक है ना। नो क्लार में क्या क्या आएगा, तो कहता है नो क्लार में सारी चीजें आएंगी, फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, सिक्योरिटीज मार्केट, बैंकिंग, डेटा प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ और टैक्स और पर्सनल पेंशन लाइबिलिटीज। बाजू एग्जाम्पल ले लो भाई सब, पीएफ काटा हुआ जमा ही नहीं किया एम्प्लॉइज का, तो नो क्लार के अंदर आएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में एसडीजी के अंदर आप पढ़ते हैं भैया, पॉल्यूशन से लेकर वो सारी बातें, सिक्योरिटीज मार्केट तो क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जी, नो क्लार एप्लीकेबल होगा अगर आप प्रोफेशनल सर्विस के दौरान, अगर आपने कोई भी नो क्लार देखा है, सबसे पहली बात ये दी है सर प्रोफेशनल सर्विस में नो क्लार विल बी एप्लीकेबल अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को प्रोफेशनल मिलता है। कहता है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट। देखो सर, नॉन कंप्लायंस ना आप रोक सकते हो, ना हर एक नॉन कंप्लायंस आप पकड़ सकते हो, ना आप लॉ के चैंपियन हो, तो हर एक नो क्लार को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह भी है, हर एक लॉ का आपको नॉलेज हो जरूरी नहीं है। जितना नॉलेज आपको ऑडिट और अकाउंट्स का होना चाहिए उससे ज्यादा नॉलेज आपको लॉ का होने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है सर प्रोफेशनल अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है भाई वो लॉ नॉलेज और एक्सपर्टीज अप्लाई करेगा। हाउएवर he is not expected to have a knowledge of laws and regulations greater than which is required to undertake the engagement। जितना नॉलेज आपको एंगेजमेंट के लिए जरूरी, मतलब ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का, उससे ज्यादा लॉ के लिए जरूरी नहीं है भाई। साथ में एप्लीकेबिलिटी ऑफ नो क्लार क्या कहता है, एप्लीकेबिलिटी 260 किस पे लगता है, ऐसे नहीं है, सेक्शन 260 है, ठीक है ना। ये 260 लगता है भैया अगर आप हैं सर्विस में, और 360 किस पे लगता है, ये लगता है भैया अगर आप हो प्रैक्टिस में। तो कहता है सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस पे लगेगा, वो लिस्टेड कंपनी के जॉब वाले लोग पे, हर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तुम लोअर लेवल पे काम करो कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप सीनियर हो, सीनियर या फिर केएमपी, सीनियर का मतलब भी दिया है, केएमपी भी दिया है, इन दो लोगों के ऊपर नो क्लार्क की जिम्मेदारी है सेक्शन 260 के हिसाब से, वो भी लिस्टेड कंपनी के अंदर। और प्रैक्टिस में हर लिस्टेड कंपनी नहीं, लिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड होगी इंडिया में जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ है, दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, लिस्टेड और नेटवर्थ 250 करोड़। वहां जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी अगर आप ऑडिट कर रहे हो तब, हर एंगेजमेंट नहीं, ऑडिट कर रहे हो तभी नो क्लार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी। और यहां लिस्टेड कंपनी नेटवर्थ नहीं लिखी,
ठीक है ना, किसके ऊपर, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट KMP। सीनियर प्रोफेशनल का मतलब क्या है, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट का मतलब है डायरेक्टर, ऑफिसर, सीनियर एम्प्लॉई जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं। किस पे रखते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं भैया रिसोर्सेज पे, या तो रिसोर्सेज के एक्विजिशन पे, या डिप्लॉयमेंट पे, या कंट्रोल पे। तो कोई भी पर्सन जिसका रिसोर्सेज पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस कहलाएगा। उसकी भी नो क्लर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नो क्लर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डायरेक्टर, ऑफिसर, सीनियर एम्प्लॉई, 3 लोग, और चौथा वो आदमी जिसका कंट्रोल है। मतलब सीनियर एम्प्लॉई वही जिसका कंट्रोल है, या तो वो खुद बना रहा है डिसीजंस या वो कंट्रोल रख रहा है। किसके ऊपर डिसीजंस, एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल, ईओ के रिसोर्सेज को लेकर। ठीक है ना, साथ में अब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस में क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस में कह रहा है सर आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। ठीक है ना, जहां पर आपको बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री हैं और ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं और बनाया गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फुल ऑन टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं। कहता है देखो जी कुछ पर्सन को डीबार्ड किया गया जो मेंबर नहीं बन सकते, 21 से कम की एज है, इंसॉल्वेंट हो, अभी भी खत्म नहीं हुई या खत्म हुई हो गई लेकिन इंसॉल्वेंसी हुई थी, अदर देन मिसफॉर्च्यून, अगर मिसफॉर्च्यून कारण हुई थी तो डीबार नहीं होगे। ठीक, अनसाउंड माइंड, ICAI ने हटाया मिसकंडक्ट के कारण, कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट, मोरल टर्पिट्यूड, साथ में इम्प्रिजनमेंट। कौन सा ऑफेंस, मोरल टर्पिट्यूड मतलब इमोरल प्लस इलीगल दोनों, साथ में जेल हुई होगी पक्का आपको तभी। डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वो मैंने आपको बता दिया कि इंसॉल्वेंसी तो खत्म हो गई है लेकिन इंसॉल्वेंसी हुई थी अदर देन मिसफॉर्च्यून, मतलब आपने मिसकंडक्ट वगैरह किया होगा, तो ये सारे लोग डिस्क्वालीफाइड है। मेंबर 2 तरह के होते हैं, एसोसिएट या फेलो। लगातार 5 साल तक प्रैक्टिस में हो तो फेलो, या फिर आपके प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है तो फेलो, अदरवाइज 5 साल तक एसोसिएट। नाम आपका हट सकता है किस ग्राउंड पे, जो ग्राउंड सेक्शन 8 में दिया, डिसेबिलिटीज यही वाला, या फिर डेथ, या बोलने पर कि कमंडल लेके हरिद्वार जा रहा हूँ, नाम हटा दो कोई दिक्कत नहीं। साथ में फीस नहीं दी तब। अच्छा अगर फीस नहीं दी तो नाम रीस्टोर हो जाएगा, कहता है बिल्कुल आप फर्दर फीस दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 फीस देनी पड़ती है, एंट्रेंस फीस, एनुअल फीस, एडिशनल फीस, EAE, AEA। ठीक है ना, अब एडिशनल फीस, एंट्रेंस फीस और एडिशनल फीस ठीक है आपको देनी पड़ती है। साथ में उसी सेम ईयर में अगर फीस देते हो रिमूवल के तो सेम उसी डेट से रीस्टोरेशन होगा, नहीं तो फिर अगर नेक्स्ट ईयर में दोगे तो एक्चुअल डेट से रीस्टोरेशन होगा, याद करिए। ठीक है ना, और अगर आपने झूठली बोला है कि भाई, झूठली बोल रहा हूँ, फॉल्सली बोला है आपने, झूठ बोला आपने कि आपके पास मेंबरशिप है जबकि नहीं है, या COP नहीं है लेकिन आप बोल रहे COP है, तो उस केस में पहली बार 1000 रुपये का फाइन है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए 5000 या इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की। ठीक, मेंबर इन प्रैक्टिस, मेंबर इन प्रैक्टिस कहता है सर ध्यान रखिए, मेंबर इन प्रैक्टिस में कोई मेंबर प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक कि उसने COP नहीं ली होगी, एनुअल फीस नहीं दी होगी COP के लिए, और साथ में ध्यान रखना COP भी कैंसिल हो सकती है, ध्यान रखना COP भी कैंसिल हो सकती है। साथ में क्या CA IT-AT में अपीयर हो सकता है, हो सकता है। CA अगर IT-AT में अपीयर होता है तो अपीयर होगा इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, साथ में कभी भी आप किसी और कैपेसिटी में अपीयर नहीं होंगे अदर देन मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप COP लेते हैं और अपीयर हो रहे हैं तो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी, अभी आगे भी पढ़ेंगे, नाम के नीचे आपको लिखने की जरूरत नहीं कि आप इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव और ये सब हो। ठीक है ना, साथ में कहता है COP कब कैंसिल कब होगी, मेंबरशिप कैंसिल कब होगी तब तो पढ़ लिया, COP कैंसिल कब होगी, COP कैंसिल होगी अगर आपका नाम ही हटा दिया रजिस्टर से, तब तो बात ही खत्म है। जब भी, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपने इंफॉर्मेशन दी, आपने COP ली होगी और आपने फीस नहीं दी तब 30 सितंबर तक, जब भी आपका नाम COP वाली COP कैंसिल करेंगे, आपकी COP कैंसिल करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। ठीक, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे अगर आपको ऐसा लगता है, इंस्टीट्यूट को, ICAI को लगता है कि भाई आपने जो COP ली थी वो झूठी जानकारी दे के ली थी, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी, आपको मौका देंगे, तब आपका नाम हटाएंगे। मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस, भैया मेंबर 2 केस में डीम टू बी इन प्रैक्टिस होता है। पहली बात, या तो मेंबर इंडिविजुअली या पार्टनरशिप। देखो प्रैक्टिसिंग मेंबर 2 होते हैं, ये जो COP लेके बैठा है वो, दूसरा डीम टू बी इन प्रैक्टिस। डीम टू बी इन प्रैक्टिस कौन है, डीम टू बी इन प्रैक्टिस वो है जो अकेले या पार्टनरशिप फॉर्म, किसके साथ, या तो CA के साथ, दूसरे प्रोफेशन के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। और काम कौन सा कर रहा है, सर्विस दे रहा है भाई, कौन सी, ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स अकाउंट, ये सब। अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो अकेले या पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप करिए तो CA के साथ या किसी और प्रोफेशन के साथ, और ये सारे काम आप कर रहे हो तो भैया आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा।
और ध्यान रखना, दो ही लोग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक जिसके पास COP और दूसरा डीम टू बी इन प्रैक्टिस। अगर आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो या COP लेके बैठे हो तो प्रैक्टिसिंग CA कहलाओगे। प्रैक्टिसिंग CA मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाली सर्विसेज दे सकता है। तो सर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में क्या क्या आएगा? कहता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में क्या नहीं आएगा वो सुन लो। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में क्या नहीं आएगा भैया? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं आएगी, पीरियोडिकल ऑडिट नहीं आएगी। मतलब ये सारे काम नहीं कर सकते। नहीं, ये तो कर ही सकते हो ना यार, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इनकम टैक्स के सामने अपीयर होना, ये सारे काम तो कर ही सकते हो आप। ये काम मैनेजमेंट सर्विस के अंदर नहीं आएगा, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के अंदर नहीं आएगा। तो कहता है CA दोनों काम कर सकता है। दोनों काम मतलब एक तो ऑडिट और इनकम टैक्स के सामने अपीयर होना, सब तो करेगा ही करेगा। दूसरा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी दे सकता है। ठीक, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में ये सब नहीं आएगा। इवन अगर आप लिक्विडेटर बनते हैं, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये सब नहीं आएगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में 28 सर्विसेज आती हैं। 28 में से मोटा मोटी अगर बात करें, लिक्विडेटर, ट्रस्टी, ये सब, टैक्सेशन, पर्सनल रिक्रूटमेंट, वो भी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि सुपर फास्ट रिवीजन है इसलिए, ठीक है ना। 28 सर्विसेज आती हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में 4 चीज़ें नहीं आती। वो 4 चीज़ें कभी भी प्रैक्टिसिंग CA नहीं कर पाएगा। अंडरराइटर का काम नहीं कर पाएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, ब्रोकिंग का काम नहीं कर पाएगा, और वैल्यूएशन ऑफ PP या लैंड बिल्डिंग नहीं कर पाएगा। शेयर और बिजनेस का वैल्यूएशन कर सकता है, 4 काम नहीं कर पाएगा। ठीक, साथ में ध्यान रखना, कभी भी अगर आप अकाउंटिंग सर्विस किसी को ऑफर भी करते हैं ना, तब भी आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हैं। चाहे वो काम आपको मिला हो या नहीं, कहीं भी आप मिले, आपने कहा हाँ मैं कर दूंगा आपकी अकाउंटिंग, मैं कर दूंगा आपकी ऑडिट, COP नहीं है आपके पास, फिर भी आपने ऑफर कर दिया, डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो, चाहे काम करे या ना करे। ठीक, और साथ में ध्यान रखना, कभी भी कंपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकती ना। कंपनी का ऑडिटर बना सकते हैं, LLP को बना सकते हैं, फॉर्म को बना सकते हैं, इंडिविजुअल को आप बना सकते हैं, लेकिन LLP में भी उसको नहीं बना पाओगे जिसमें कंपनी पार्टनर है। वो LLP नहीं बन सकती इसमें कंपनी पार्टनर है। तो कहता है कंपनी चाहे इंडिया बने, इंडिया से बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कह रहा है कंपनी में LLP भी आएगी, लेकिन ध्यान रखना भैया, LLP में कौन सी LLP नहीं आएगी? LLP वो वही आएगी जिसमें कंपनी पार्टनर है। तो कहता है LLP ऑडिटर तो बन सकती है, वो LLP नहीं बन पाएगी जिसमें कंपनी पार्टनर है। और अगर आपने ऐसा किया तो भैया फर्स्ट में 1000 रुपये फाइन है, दूसरे में 5000 रुपये फाइन है, सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन में, ठीक है ना। कहता है मेंबर अदर देन द वर्ड CA। कहता है अगर आप मेंबर, आप डायरेक्टर हो, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, आप CA सेल के हो कि भाई मैं इस क्लब का मेंबर हूँ, रोटरी क्लब का मेंबर हूँ, लायंस क्लब का चेयरमैन हूँ, ये वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते सर, नॉट परमिटेड। क्या अपने नाम के साथ कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट कंसल्टेंट, ये सब यूज़ कर सकते हैं? कंपनी सेक्रेटरी यूज़ नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट लॉयर यूज़ नहीं कर सकते। क्या ACMA, FCMA, CMA वर्ड यूज़ कर सकते हैं? हाँ, CMA वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट वर्ड यूज़ नहीं कर पाओगे। कॉस्ट अकाउंटेंट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, मैनेजमेंट का ये सारे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। CPA यूज़ कर सकते हैं, CPA में मनाही दी गई है, CPA यूज़ नहीं कर सकते, बाहर का हो गया एक तो पहली बात तो। अच्छा, अगर आप CS और CMA हो, CA भी हो, तो क्या CS और CMA के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन क्या नाम में चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी लिख सकते हो? नहीं लिखोगे सर, कोई और डेजिग्नेशन साथ में नहीं लिखोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, डेजिग्नेशन वो नहीं आएगा, डिग्री आ सकती है, वो डिग्री में इंडियन डिग्री, CMA, और वो CPA नहीं आएगा। ठीक, साथ में क्या मर्चेंट बैंकर बन सकते हैं? हाँ, अगर मर्चेंट बैंकर, क्या कंसल्टेंट या एडवाइजर बन सकते हैं? इशू के बन सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में ध्यान रखना, जो हेडिंग आएगी एडवाइजर कंसल्टेंट टू एन इशू, ये हेडिंग आएगी, इसके नीचे सिर्फ आपका नाम, इसके नीचे सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम और एड्रेस आएगा और कुछ नहीं। वो भी नाम प्रोमिनेंटली नहीं आना चाहिए, सिंपल नाम एड्रेस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ब्रांच ऑफिस सर, मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, ये देख लो, 1 मिनट लगेगा, ये अभी हाथों हाथ अभी हो जाएगा। ये देखो भैया, पहला ऑफिस है, सेकंड ऑफिस अगर 50 किलोमीटर से दूर है, 50 से, तब हर सेकंड थर्ड ऑफिस में, हर एक आपके ब्रांच ऑफिस में एक CA होना चाहिए, पर्सन इंचार्ज। या तो उसे पार्टनर बना के रखोगे या पेड असिस्टेंट, फुल टाइम एम्प्लॉय होगा वो। एक CA हर ब्रांच ऑफिस में होना चाहिए, हर ब्रांच ऑफिस में एक CA होना चाहिए। पहली बात, वो CA या तो पार्टनर होगा या आपका एम्प्लॉय होगा। साथ में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कब मानेंगे? या तो वो शहर में रहता होगा 182 डेज,
या तो ऑफिस जाता होगा 182 डेज, शहर में रहता हो यानी अप डाउन कर रहा है भाई, ऑफिस जाता है 182 डेज, या तो आपने साबित कर दिया एग्जीक्यूटिव कमेटी को तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है कि एक्टिवली एसोसिएट हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ध्यान रखना एक्सेप्शन है सर, अगर श्रीनगर में आपकी ब्रांच है, ऑफिस है, हेड ऑफिस, 3 महीने के लिए जम्मू में अपना ऑफिस खोलना चाहते हो, सिर्फ 3 महीने, ठंड के टाइम पे, श्रीनगर में बहुत ठंड पड़ती है, नहीं खोल सकते वहाँ पे, जम्मू में खोल लो, जम्मू वाला टेम्पोरेरी ऑफिस, श्रीनगर वाला रेगुलर ऑफिस। तो कहता है प्लेन में टेम्पोरेरी ऑफिस खोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने, उन 3 महीनों में बोर्ड टेम्पोरेरी ऑफिस में लग सकता है, सिर्फ उन्हीं 3 महीनों में, बाकी 9 महीने में नहीं लगेगा। उन 3 महीनों में श्रीनगर वाला ऑफिस बंद नहीं करोगे, और उन 3 महीनों में जो करस्पॉन्डेंस होगी वो रेगुलर ऑफिस में होगी, लेटर आना जाना सिर्फ रेगुलर ऑफिस में, सिर्फ बोर्ड लगा के बैठ सकते हो जम्मू में, ठीक है। चलिए जी, अब चले आगे फटाफट से, चलो जी अब चलते हैं, हो गया ब्रांच ऑफिस डन। अच्छा, 2 ऑफिस में क्या एक ही पर्सन इंचार्ज हो सकता है? 2 ऑफिस में 1 पर्सन इंचार्ज हो सकता है सर, बशर्ते वो दोनों ऑफिस या सेम प्रेमाइस में होंगे या सेम सिटी में होंगे या 50 किलोमीटर के अंदर होंगे। और जब भी मैं आपको 50 किलोमीटर बोलूँगा तो 50 किलोमीटर शहर से मतलब ऑफिस से ऑफिस काउंट मत करना, 50 किलोमीटर काउंट करना म्यूनिसिपल लिमिट उस शहर की, ठीक है ना। केवाईसी नॉर्म्स, ये तो हलवा है सर। केवाईसी नॉर्म्स में अगर क्लाइंट इंडिविजुअल है तो नाम, पैन, आधार नंबर, अगर फर्म है तो फर्म का नाम है ना, फर्म का पैन नंबर, पार्टनर का नाम, एड्रेस, पार्टनर का आधार नंबर, टाइप ऑफ एंगेजमेंट, अगर कॉर्पोरेट एंटिटी है तो फिर डायरेक्टर का नाम, एड्रेस, डायरेक्टर का दिन, कंपनी का नाम, कंपनी का पैन, कंपनी का एड्रेस, टाइप ऑफ ये एंगेजमेंट, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सारा का सारा रिवीजन। कहाँ तक भैया? ये हो गया सारा का सारा रिवीजन आपका डन हो गया यहाँ तक, ठीक है। स्केड्यूल से पहले का सारा रिवीजन डन है, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन में बात कर लेते हैं किसकी, स्केड्यूल की। फर्स्ट स्केड्यूल पार्ट 1 जो लगता है मेंबर इन प्रैक्टिस पे। क्लॉज 1 कहता है सर अगर आप सीए हो ना प्रैक्टिस में तो आपके बिहाफ पे 2 लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीए प्लस एम्प्लॉय, सीए प्लस पार्टनर, 2 ही कॉम्बो है, या तो वो सीए प्लस एम्प्लॉय हो आपका या सीए प्लस पार्टनर हो। उसके अलावा कोई और प्रैक्टिस कर रहा है आप लायबल हो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। लेकिन क्लॉज 12 से कंफ्यूज मत होना। क्लॉज 12 पता है क्या बोलता है? प्रैक्टिस तो सीए प्लस एम्प्लॉय, सीए प्लस पार्टनर करेगा, लेकिन साइन 4 चीज़ों पे सीए प्लस पार्टनर ही करेगा, सीए प्लस एम्प्लॉय साइन नहीं कर सकता। तो सीए प्लस पार्टनर ही साइन करेगा, सीए प्लस एम्प्लॉय साइन नहीं कर सकता। किस पे? 4 चीज़ें। 4 चीज़ें कौन कौन सी? बैलेंस शीट, P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट, ठीक है ना। साइन करेगा सीए प्लस पार्टनर, प्रैक्टिस करेगा सीए प्लस एम्प्लॉय, सीए प्लस पार्टनर, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। कुछ काम ऐसे हैं जो एक नॉन सीए या नॉन पार्टनर भी कर सकता है, मतलब नॉन सीए भी कर सकता है, उसके लिए कोई ऐसा रूटीन नेचर के काम है, जैसे कि ऑडिट क्वेरीज इशू करना, क्वेश्चनर इशू करना और ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस देना, आपके वाउचर्स पे स्टैंपिंग करना, साइन करना, फिजिकल वेरिफिकेशन कैश का कर रहे हो, इन्वेंट्री का कर रहे हो, उसके लिए मेमोरेंडा इशू करना, रूटीन करेस्पॉन्डेंस एम्प्लॉय के साथ रोज की जो बातचीत है ना। फिजिकल वेरिफिकेशन में अदर मतलब इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन भी आ सकती है, एक्नॉलेजमेंट के रिकॉर्ड आपने दिए गए हैं, बिल्स रेज करना, ठीक है भाई आपने खर्चे किए हैं तो, और रूटीन मैटर टैक्स प्रैक्टिस के अंदर, साथ में कोई भी इंसिडेंटल मैटर। तो इन सारे केसेस में आपके बिहाफ पे कोई साइन कर सकता है, वो सीए नहीं भी है तब भी कर सकता है, ठीक, तब भी कर सकते हैं, रूटीन नेचर के। अदरवाइज सीए प्लस पार्टनर ही आपके बिहाफ में साइन करेगा, प्रैक्टिस करेगा सीए प्लस एम्प्लॉय, सीए प्लस पार्टनर। दूसरी तरफ भैया अगर आप दे रहे हो कमीशन या ब्रोकरेज, किनको दे रहे हो? यहां 5 लोग हैं, 5 लोग कौन कौन से? अदर देन सीए या आपका पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, मरे हुए पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी। अदर प्रोफेशनल बॉडी में कौन कौन आता है भैया? अदर प्रोफेशनल बॉडी में ICSI, ICAMI, बार काउंसिल और साथ में आपका एक्चुरीज और ये सब आती हैं। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जिसमें CS, CMA है ना, BE, आपका MBA, ये सब आते हैं। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ सर 8 क्वालिफिकेशंस हैं और 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कहता है 5 प्रोफेशनल बॉडी और 8 क्वालिफिकेशंस हैं, तो कहता है 5 क्वालिफिकेशंस, 5 इंस्टीट्यूट के अगर आप मेंबर हैं और 8 क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हैं तो आप उनको अपनी फीस शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फीस शेयर कर सकते हैं सीए को, पार्टनर को, रिटायर्ड पार्टनर को, LR को, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी जो 5 प्रोफेशनल बॉडी है, और अदर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जो है 8। 6 लोगों को अपनी फीस शेयर कर सकते हो और किसी को नहीं करोगे। अगर करोगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए आप लायबल होगे, ध्यान रखना। साथ में गवर्नमेंट अगर आपसे कोई काम कराती है तो एक्सपेंडिचर के लिए आपकी फीस में से पैसा काट सकती है, वो एक्सेप्शन है, वो अलाउड है, ठीक है। साथ में अगर गुडविल बेच रही है तो बेच सकते हैं क्या? सर सोल प्रोप्राइटर मर गया, उसकी गुडविल आप बेच दो 1 साल के अंदर, उस 1 साल में
वो नाम अबेयंस में रहेगा, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ठीक, आप बेचो गुडविल, कोई मना ही नहीं गया सर। कौन बेचेगा? बेचेगा भैया विडो। तो क्या परचेजर ऑफ गुडविल के साथ प्रॉफिट शेयरिंग होगी विडो की? बिल्कुल भी नहीं। गुडविल बेचो, 1 साल के अंदर कहानी खत्म। अब एक बात और, भैया विडो गुडविल बेचेगी, राइट टू सी जो बायर ऑफ गुडविल के पास चला जाएगा, 1 साल में बेचना है, नेम 1 साल तक अबेयंस में रखेंगे। साथ में ध्यान रखना, अगर एक पार्टनर मर गया तो उसकी विडो को प्रॉफिट शेयरिंग मिल सकती है, फॉर्म में बिल्कुल मिलेगी। और सारे पार्टनर मर गए तो जैसे प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं ना आप, वैसे पार्टनरशिप पे लगेगा। जिस पार्टनर के सारे पार्टनर जिस पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर मर जाएंगे। सेकेंड में कमीशन देनी नहीं है, शेयर देना नहीं है प्रॉफिट में, और थर्ड में किसी से शेयर लेना नहीं है, एक्सेप्ट वही 5 रिसीविंग कमीशन ब्रोकरेज हु इज़ नॉट अ मेंबर के साथ वो 5 भी आ जाएंगे। मतलब 5 बॉडी के मेंबर और 8 क्वालिफिकेशंस, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी और क्वालिफिकेशंस। ठीक है ना। सीए से सीए, मैं सीए हूं, दूसरे सीए से प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता हूं, उसके प्रॉफिट में से। किसी एमबीए से किसी सीएस एमबीए इन सबसे सीएमए से भी ले सकता हूं, वही 5 प्रोफेशनल बॉडी और 8 क्वालिफिकेशंस। फोर्थ में क्या कहता है? पार्टनरशिप नहीं कर सकते अगर पार्टनरशिप करते हैं अदर देन सीए और प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। बस एक बात ध्यान रखना, यहां भी वही क्वालिफिकेशन, वही सीए, वही प्रोफेशनल बॉडी, बस एक फर्क ध्यान रखना, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में यहाँ एमबीए नहीं आएगा क्लॉज 4 के अंदर, बाकी सब आ जाएंगे। क्लॉज 2 क्लॉज 3 में एमबीए भी था, क्लॉज 4 के अंदर एमबीए नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप काम ले रहे हैं अदर देन एम्प्लॉय या पार्टनर के किसी ऐसे तरीके से जो सीए के लिए अलाउ, जो सीए के लिए ओपन नहीं है, ठीक है ना, सीए के लिए ओपन नहीं है, अगर आप वैसे उस तरीके से काम लेते हैं जो नॉट ओपन टू सीए, सर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। या आप सॉलिसिट कर रहे हैं सर एडवर्टीजमेंट देकर, कहता है टेंडर के लिए आप रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 2 केस में कर सकते हैं। वो वर्क जो सिर्फ सीए के लिए रिजर्व नहीं है, जिसमें सीए में दूसरे लोग भी आ सकते हैं, आप अप्लाई करो, बीइंग अ सीए कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सीए के लिए रिजर्व है और मिनिमम फीस दी गई है तो अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मिनिमम फीस दी है, रिप्लाई करो। एक्सक्लूसिव रिजर्व नहीं है, रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सीए के डेजिग्नेशन और नाम वगैरह, ग्रीटिंग कार्ड, शादी के कार्ड, इन सब में सीए के डेजिग्नेशन ये सब आप लिख सकते हैं। अटेनमेंट वगैरह मत लिखना भाई, ठीक है। सीए अपनी वेबसाइट बना सकता है, वेबसाइट के बारे में अभी नहीं करूंगा भाई, वेबसाइट की बात तो आगे अपन करेंगे, ठीक है। अभी नहीं छेड़ते हैं वेबसाइट को काउंसिल गाइडलाइंस में। मेंबर लोगो, वेबसाइट को छेड़ दिया यहाँ पे, वेबसाइट मत छेड़ो भाई, वेबसाइट अभी, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ बुक आर्टिकल लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है, बुक आर्टिकल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। उस बुक आर्टिकल में अपना नाम और डेजिग्नेशन सिर्फ सीए बताना, और कुछ मत बताना भाई, और कुछ मत बताना। इम्पेनलमेंट करा सकते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बिल्कुल कराओ। रोविंग इंक्वायरीज मत करना, रोविंग इंक्वायरीज परमिसेबल नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इम्पेनलमेंट हो रहा है, पैनल क्रिएट कर रहे हैं सीए का, आप अप्लाई करो, कल को आपसे फीस पूछते हैं, इंक्वायरी आप फीस के लिए रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीए फॉर्म की स्पेशल डायरेक्टरी बन रही, टेलीफोन डायरेक्टरी, उसके लिए क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? देखो वो खुद बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एडिशनल पेमेंट देकर स्पेशल रिक्वेस्ट मेरा नाम लिख लो, सीए डायरेक्टरी में अलाउड नहीं है सर। पब्लिक इंटरव्यू, पॉडकास्ट वगैरह दे सकते हैं, पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, फैक्चुअल बातें बताना, और जब पूछे तभी बताना, प्रोफेशनल अटेनमेंट को हाईलाइट मत करना, खुद से मत बताने लगना, जब क्वेश्चन के आंसर ही देने आपको पॉडकास्ट या इंटरव्यू में। अपने कोचिंग को, टीचिंग एक्टिविटीज़ को एडवर्टीज नहीं कर सकते होर्डिंग के थ्रू। हाँ, कोचिंग के बाहर सिर्फ बोर्ड लगा सकते हो जिसमें आपकी कोचिंग का नाम है ना, कौन सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो सब, ठीक है। तो बोर्ड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब्जेक्ट ऑट, ठीक। क्लॉज 7 कहता है भैया कुछ बातें अलाउड हैं, कुछ बातें अलाउड नहीं है, क्योंकि क्लॉज 7 कह रहा है सर प्रोफेशनल अटेनमेंट को हाईलाइट नहीं करेंगे आप। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिख सकते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर लिख सकते हैं, विजिटिंग कार्ड लेटर हेड पे कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी का नाम, मेंबरशिप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीए के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, म्यूनिसिपल काउंसिलर या एमएलए वर्ड नहीं लिख सकते कभी भी। सीए मैंने पहले भी कहा है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लॉयर या इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे वर्ड नहीं लिख सकता, ठीक है ना। साथ में अपने नाम के आगे सीए लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके टीवी में एडवर्टीज, मतलब आपका फिल्म शुरू हो रही है, आपका नाम आ रहा है, फिल्म के स्टार्टिंग में आए, लेकिन अलग तरीके से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल लोगों का नाम आ रहा है वैसे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप आके, ठीक, टेलीविजन और फिल्म में आ सकते हैं, इंटरनेट पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीविजन और फिल्म पे आए, इंटरनेट पे आए, न्यूज़ चैनल पे जब बजट आता है तो सीए बैठते हैं बहुत सारे। अपना नाम दो, अपने आप को सीए बताओ, दैट्स इट, ज़्यादा ताम झाम नहीं।
फर्म का नाम नहीं, अटेनमेंट वगैरह ये सब नहीं। प्रोस्पेक्टस में आप सीए और जितनी कंपनी में आप डायरेक्टर है वो सब बता सकते हैं, आपका नाम, सीए की डेजिग्नेशन, डायरेक्टरशिप और अंदर कंपनी, और कुछ नहीं बताएंगे कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, ठीक। मेंबर लेक्चर दे सकता है सर, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकता है इन द कैपेसिटी ऑफ सीए, वहाँ वो अपने आप को बता सकता है मेंबर ऑफ आईसीए, आपका नेशनल है या लोकल इंपॉर्टेंस के लिए, और कहीं ना कहीं आईसीए की डिग्निटी भी इससे इंप्रूव होती है। किस दिन आपकी फर्म इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ये सब आप नहीं बताओगे एडवर्टीजमेंट के अंदर, ठीक है। सीए वर्ड का यूज नहीं करोगे अगर एडवोकेट के तौर पे प्रेजेंट हो रहे हो तब। एक ही साथ सीए और एडवोकेट वर्ड यूज नहीं करोगे। अगर आप सीएस और सीए में हैं और सीए से सीएमए के तौर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं करिए, लेकिन जब आप सीए से सीएमए के तौर पे प्रैक्टिस करेंगे तो सीए वर्ड यूज नहीं करेंगे उस दौरान। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में सिर्फ डेजिग्नेशन वर्ड सीए यूज करेंगे और तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पे एक आर्टिकल था, वो सीए फाइनल क्लियर कर गया है तो आप बधाई दें, कोई दिक्कत नहीं है। अनडिजायरेबल पब्लिसिटी मत करना, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, माता पिता का नाम, प्रिंसिपल का नाम, फर्म का नाम, ये बता सकते हो, और ज़्यादा तामझाम नहीं कि फर्म में अटेनमेंट्स वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। बोर्ड आप लगाइए, ग्लो साइन बोर्ड या कोई दुकानदारों वाले बोर्ड जो लार्ज साइज बोर्ड होते हैं वो अलाउड नहीं है। मेंबर नेसेसरी स्टेप लेकर इंश्योर करने के लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस में आपके अटेनमेंट ना लिखी जाए, ये आप इंश्योर करेंगे। मैंने पहले भी कहा आपसे, प्रोस्पेक्टस में से 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। लोगो, मोनोग्राम, किसी भी तरीके का ध्यान रखना प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह में अलाउड नहीं है, ठीक। साथ में अगर आप कोई भी पोजीशन एक्सेप्ट करते हो जो पहले किसी और सीए ने होल्ड की है बिना उससे पूछे, तो आप लायबल होंगे फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जब भी आप उससे इंक्वायरी करेंगे आप ये देख लेना क्या कोई प्रोफेशनल या अदर रीजन है उसके छोड़ने के पीछे, और क्या कोई डिस्प्यूट चल रहा है फीस के लिए। अगर फीस के कारण छोड़ा है तो भैया फीस नहीं दे रहे थे तो आप भी एक्सेप्ट मत ही करना, ठीक। पूछ लेना क्या कारण है भाई, कुछ कारण है ऐसा कि मैं भी एक्सेप्ट ना करूं, तो बात कर लेना एक बार। अगर क्लाइंट अदर देन सिक कंपनी है और उसने अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं दी रिटायरिंग ऑडिटर को, नहीं दी, और अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं दी और अदर देन सिक कंपनी, आप वो काम एक्सेप्ट मत करिएगा, मत करना। इन केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस हैव नॉट बीन पेड, इनकमिंग ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि फीस पे नहीं होगी। और जब भी आप आउटगोइंग से बात करोगे कैसे मान्य करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग नहीं चलेगा, 5 तरीके अलाउड है। आरपीएडी भेजो या खुद जाकर दे दो बाय हैंड, एक्नॉलेजमेंट जरूर ले लेना भाई, ठीक है, या फिर ईमेल या फिर यूडिन, 4 बेसिकली, आरपीएडी, बाय हैंड, ईमेल और यूडिन। फिर कह रहा हूं सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज नॉट सफिशिएंट, केस भी है वो भाटी वाला। डीम्ड एक्नॉलेजमेंट, अगर प्रेमाइस बंद है, हम मानेंगे डिलीवर हो चुका है, अगर पोस्टमैन गया लेने के लिए और उसने लिखा कि भैया प्रेमाइस तो बंद है, तो हम मानेंगे डीम्ड टू बी डिलीवर्ड, और उस जगह पे प्रेमाइस मिली ही नहीं तब भी आप मानेंगे डीम्ड डिलीवर्ड, ठीक है, अनलेस अनटिल कुछ प्रूफ दे रहे तो बात अलग है। क्लॉज 9 कहता है सर अगर आप ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं जहाँ की कॉन्ट्रवेंशन हुआ है 130 और 140 का, तो आप हमेशा चेक करिए कि क्या जब भी आप ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या ये सेक्शंस माने गए हैं 139 140। तो कहता है ये मैंडेटरी आपके लिए ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कि बोर्ड से, इसको तो मैं इस तरीके से समझा रखता हूँ, 1 मिनट लगेगा, ये आप इस तरीके से समझ लो भाई, कहाँ गए ये वाला जो मैंने आपको बताया दिया इनकमिंग आउटगोइंग वाला, तो ठीक है। चलो अब ये देख लो एक बार, एडवर्टीजमेंट वाला ही है ना ये, हाँ ये तो एडवर्टीजमेंट वाला ही होगा ये, हाँ डीम डिलीवरी, ये तो हो ही गया। एक बात ध्यान रखना, इनकमिंग ऑडिटर मना कर देगा अगर वायलेशन हुआ 130 और 140 का, या अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं दी गई तब, अदर देन अगर सिक्योरिटी नहीं है तब, और रिटायरिंग ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी थी और गुड रीजंस थे और हटा दिया, आप एक्सेप्ट मत करिए सर। आपको पूछना पड़ेगा आउटगोइंग से, कैसे पूछेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के थ्रू, वो तरीका तो परमिसिबल है नहीं। आरपीएडी, ये 4 तरीके परमिसिबल है। डीम डिलीवरी मानेगा भी आपने पढ़ा। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनीज में, बैंक ब्रांचेस में अगर टाइम नहीं है आउटगोइंग ऑडिटर का रिप्लाई करने का, रिप्लाई टाइम नहीं है कि वो भी रिटायरिंग आपको रिप्लाई करे, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं विद कंडीशन कि मैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, कंडीशनल, कि कल को वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो मैं छोड़ दूंगा, ऑडिट छोड़ दूंगा। और ध्यान रखना ये पॉइंट हर किसी पे लगेगा,
चाहे आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी एक्ट के अंदर हो या किसी और स्टैट्यूट के अंदर, चाहे वो जीएसटी या इनकम टैक्स हो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस? अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का मतलब है फीस और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो एग्री किए थे ऑडिटर और ऑडिटी ने। और सिक यूनिट का मतलब क्या है? जिसकी नेटवर्थ उसके लॉसेस के बराबर हो चुकी है, ये लॉसेस उससे ऊपर जा चुके हैं और 5 साल पूरे हो चुके हैं उस कंपनी को इस्टेब्लिश किए हुए, ठीक है। चलो जी, अच्छा इसके बाद आ गया आपका ये वाला पॉइंट, ठीक। ये तो ऊपर वाला पॉइंट हो गया। अब देखो ये वाला पॉइंट, अगर यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे, ये आ गया भाई, यही तो पढ़ रहे हैं अपन। ये देखो आप, क्विक रिवीजन कहाँ गया? ये है क्विक रिवीजन। आजा भाई जल्दी से, ऐसे परेशान मत कर, ठीक है। हाँ, क्लॉज 9। अब क्लॉज 9 क्या कहता है? क्लॉज 9 कहता है, अब यहां से देखो, क्लॉज 9 में ये मिलेगा आपको यहां पर। क्लॉज 9 कहता है, ये देखो, ये वाला चार्ट देख लो, कहानी डन है इसमें। ये है आउटगोइंग ऑडिटर, ये है इनकमिंग ऑडिटर। आउटगोइंग ऑडिटर रिजाइन करके गया है या हटा दिया आपने नरोड़ा के, नरोड़ा समझते हैं ना, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर। इनकमिंग ऑडिटर देखेगा क्या 130 एंड 140 माना गया क्या? सिर्फ मैनेजमेंट ने सर्टिफिकेट ले लेना कि हाँ यार वो मैनेजमेंट कह रहा है हमने कंप्लाइंस किया। अरे मैनेजमेंट के बोलने से क्या होता है भाई? तुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सही में कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं। तू डॉक्यूमेंट्स मांग, रिकॉर्ड्स मांग, रिकॉर्ड में तो मिनट्स वगैरह मांग सकता है। अगर मैनेजमेंट मना करे तो मत करना ऑडिट एक्सेप्ट, किसने मना किया? लेकिन तू डॉक्यूमेंट तो मांगेगा ना यार, तो रिकॉर्ड तो मांगेगा ना मैनेजमेंट से। सिर्फ मैनेजमेंट के बोल देने से कि नहीं कंप्लाइंस हो तो थोड़ी मान लेंगे अपन, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अब आउटगोइंग है तो रिजाइन करेगा तो बोर्ड आईसीए को बताएगा एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, और कंपनी एक्ट के अंदर आरओसी और कंपनी को बताता है, तो बोर्ड को भी बताएगा, आईसीए को भी बताएगा। इवन नरोड़ा भी होगा तो याद करो रिप्रेजेंटेशन देता है मैनेजमेंट को 140 के अंदर। मैनेजमेंट वो शेयर होल्डर को सर्कुलेट करता है, तो कहता है कंपनी एक्ट के अंदर तो मैनेजमेंट को आप दे रहे हो, लेकिन सी एक्ट के अंदर आईसीए को दोगे। तो नरोड़ा होगा तब भी आईसीए को बताना, उसकी कॉपी भेज देना, और अगर आपका रेजिग्नेशन आप दे रहे हो तो भी आईसीए को बताना, ठीक है ना। आईसीआई में एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड बैठा हुआ है सर। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को अगर कुछ और भी लगता है तो आपसे पूछ सकता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है कंपनी से, रिटायरिंग से और इनकमिंग ऑडिटर से। और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड अपनी रिपोर्ट बनाएगा और काउंसिल को दे देगा, कहानी खत्म, ठीक है। साथ में एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी शेयर होल्डर को आप दोगे मैनेजमेंट कॉपी दोगे, मैनेजमेंट शेयर होल्डर को देगा, उसकी कॉपी आईसीए को देनी है, ठीक। और तो और इनकमिंग ऑडिटर को अगर लगता है कि भाई आउटगोइंग ने कॉपी दी है ना बोर्ड को, तो बोर्ड से वो कॉपी मांग सकता है। कौन? इनकमिंग। इनकमिंग मांग सकता है बोर्ड से वो कॉपी एक्सेप्टेंस से पहले, मुझे कॉपी चाहिए भैया। तो ये है बेसिकली क्लॉज 9, इसके अंदर पूरा सिमटा हुआ है, बाकी तो कुछ भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसके साथ ये कहानी हो गई खत्म। चलो अब चलते हैं क्लॉज 10 के अंदर। क्लॉज 10 कहता है सर आप परसेंटेज फीस नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। कुछ लोग अलाउड है, कुछ लोग जैसे कि लिक्विडेटर ले सकता है, रिसीवर ले सकता है, भाई जितनी एसेट्स वो बेच रहा है उसका परसेंटेज। कोऑपरेटिव में, कोऑपरेटिव की अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव की पेड अप कैपिटल या उसके टर्नओवर के हिसाब से या उसके नेट प्रॉफिट के हिसाब से आप फीस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की वैल्यू के हिसाब से परसेंटेज में फीस ले सकते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में परसेंटेज में चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंड रेजिंग में जितने फंड आपने रेज किया उसका परसेंटेज आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट रिकवरी सर्विस, जितनी डेट रिकवरी होगी उसका परसेंटेज आप ले सकते हैं। और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जितनी कॉस्ट आप ऑप्टिमाइज करोगे उसका परसेंटेज आप फीस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉज 11 कहता है कुछ चीज़ों के लिए आपको आईसी से पूछने की जरूरत नहीं, जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो तब, प्राइवेट ट्यूटरशिप कर रहे हो तब, अगर बुक आर्टिकल लिख रहे हो तब, इवन अगर आप एडिटर हो किसके, प्रोफेशनल जर्नल्स के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस की, LIC की अगर आप एजेंसी लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेज अटेंड कर रहे हो, एग्जाम में खुद क्लासेज अटेंड कर रहे हो, एग्जाम आप दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन MP MLA बनो, कोई दिक्कत नहीं है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में आप ऑफिस होल्ड करते हैं, ऑनरेरी कोई चेयरमैन बन गए रोटरी क्लब या लायंस क्लब में, कोई दिक्कत नहीं है। नोटरी पब्लिक बन सकते हैं, जस्टिस ऑफ पीस आप बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट भी आप बन सकते हैं। इवन ICAI के अंदर प्राइवेट पार्ट टाइम ट्यूटरशिप चल सकती है। ICAI के अंदर पार्ट टाइम ट्यूटरशिप चलेगी। अगर ICAI के अंदर फुल टाइम करना तो पूछना पड़ेगा। कहता है वैल्यूएशन ऑफ पेपर सेटर, हेड एग्जामिनर, मॉडरेटर किसी भी एग्जाम का आप बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पेपर सेटर बन जाओ, वैल्यूएशन करो, कॉपी चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। सर्वेयर, लॉस असेसर बनो, कोई दिक्कत नहीं। रिकवरी कंसल्टेंट बने, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करके एग्रीकल्चर एक्टिविटी करो, मस्त सब्जी उगाओ, बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडिटरशिप अगर करनी है अदर देन प्रोफेशनल जर्नल तो पूछना पड़ेगा काउंसिल से। ट्यूटरशिप फुल टाइम या पार्ट टाइम करनी है अदर देन ICAI प्राइवेट कोचिंग्स में,
इवन अगर कॉलेजेस के अंदर पढ़ाना है तो कॉलेज वो कोर्स तो करा ही नहीं रहे जो ICAI करा रहा है। तो कहता है अगर आप कोई और लेक्चरशिप दे रहे हो फॉर कोर्सेज अदर देन CA, अदर देन ICAI में और भी पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट है अगर आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, या तो आपके फैमिली बिजनेस में आपको हिस्सा मिला है। हिस्सा कैसे मिला है भाई? 3 चीज़ों से, या तो सक्सेशन, या तो पार्टीशन, या इनहेरिटेंस। अब दुकान थी पिताजी की, बंटवारा, वो तो आपको भी हिस्सा मिला उसमें, लेकिन ध्यान रखना हिस्सा होल्ड कर सकते हो लेकिन आपका उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा। स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं लेकिन पूछना पड़ेगा काउंसिल से। MD और होल टाइम डायरेक्टर बन सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको और आपकी फैमिली का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। फैमिली मतलब रिलेटिव, ठीक है ना, रिलेटिव। साथ में फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट नॉन बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय फैमिली बिजनेस में आप बन सकते हैं, बिजनेस कंसर्न में ध्यान रखना, बिजनेस कंसर्न में आप एम्प्लॉय बन सकते हैं लेकिन आपको और आपके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बार बार यही पॉइंट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना तो उस कंपनी में जहां आप MD होल टाइम बन रहे हो, ना तो उस बिजनेस में जहां आप जॉब कर रहे हो। एक बात और, सर क्या आप प्रमोटर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या सब्सक्राइबर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या प्रमोटर बन के कंपनी बनने के बाद डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, अनलेस अनटिल आप उसकी ऑडिट ना कर रहे हो, ठीक है ना। क्या कर्ता बन सकते हैं? कर्ता भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली बिजनेस HUF में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करोगे। और तो और फैमिली बिजनेस में मैंने आपसे ऊपर भी कहा था इनहेरिटेंस, सक्सेशन, पार्टीशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बनो, कर्ता बनो HUF में विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ा रहे हो ना तो पूछा आपने अभी पढ़ा कि कैसे पूछना पड़ता है, कभी स्पेसिफिक परमिशन है, कभी जनरल परमिशन है। बस ध्यान, पढ़ाने के केस में आपके डायरेक्ट टीचिंग आवर्स जो हैं वो एक हफ्ते में 25 घंटे से ऊपर नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 25 आवर्स इन अ वीक, ठीक है ना। क्लॉज 12 में आपको पहले बता चुका हूं। तो भैया ये हो गया है आपका फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं भाई फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 की। पार्ट 2 यानी सर्विस वाले मेंबर्स, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन सर्विस पार्ट 2, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन प्रैक्टिस पार्ट 1। अगर आप अपनी सैलरी में से कोई शेयर किसी को देते हैं, ऐसा नहीं कि भाई बंधु को नहीं दे सकते, बीवी को पैसे नहीं दे सकते, अपनी सैलरी में से दे सकते हैं, बस किसी ऐसे आदमी को मत देना जिसने आपको जॉब दिलाने में मदद की हो। इट शुड नॉट बी कंसिडरेशन फॉर जॉब प्रोक्योरमेंट, ये लाइन ध्यान रखना। इट शुड नॉट बी अ कमीशन फॉर जॉब प्रोक्योरमेंट। अगर भाई पैसा देना नहीं है, दूसरा क्लॉज पैसा लेना भी नहीं है 5 लोगों से, उनके हिस्से का पैसा उनसे नहीं लोगे। 5 कौन है? लॉयर, प्रैक्टिसिंग CA, ब्रोकर, या तो एजेंट या कस्टमर। किसका? जहां भी आप जॉब कर रहे हो, कंपनी में जॉब कर रहे हो, फॉर्म में जॉब कर रहे हो, पर्सन मतलब और भी कहीं जॉब कर रहे हो, सोसाइटी कहीं भी, तो इन तीनों के 5 लोगों से पैसा आपको नहीं लेना। इसके अलावा ले सकते हैं भैया लॉयर, CA, ब्रोकर, एजेंट, कस्टमर। चाहे आप जॉब फुल टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, उससे मतलब नहीं, अगर करते हो तो मिसकंडक्ट है। ये है मेंबर इन सर्विस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। थर्ड है मेंबर जनरली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, चाहे प्रैक्टिस में हो चाहे सर्विस में हो। कहता है अगर आप फेलो नहीं हो और अपने आप को फेलो बता रहे हो, क्लॉज 1। क्लॉज 2, जो इन्फॉर्मेशन आपसे इंस्टीट्यूट, काउंसिल, कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी, डायरेक्टर डिसिप्लिन, जितने भी लोग हैं आपके ICAI के अंदर, वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, या फिर आप रिक्वायरमेंट्स नहीं मान रहे हो, ना इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या फिर रिक्वायरमेंट्स नहीं मान रहे हो। अब आपसे पूछा गया भाई इन्फॉर्मेशन दो, आपने बताई नहीं, पूछने के बाद भी नहीं बता रहे हो, तो गिल्टी मानेंगे आप उस केस में, ठीक है ना। फेलो नहीं हो, फेलो बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन मांगने में इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हो। क्लॉज 3 कहता है सर आप दूसरे CA से काम ले सकते हो ना, टेंडर तो आप भर सकते हो, आपने पढ़ा है पार्ट 1 के अंदर। तो कहता है जब दूसरे CA से काम मांग रहे हो या टेंडर वेंडर का रिप्लाई कर रहे हो तो झूठी जानकारी दे रहे हो, ये दूसरे CA से टेंडर में झूठी जानकारी। और क्लॉज 2 में ICAI को जानकारी दे नहीं रहे, उनकी बात मान नहीं रहे, FCA हो नहीं लेकिन FCA बता रहे हो, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 4, ये है अदर मिसकंडक्ट, मेंबर इन जनरल, चाहे प्रैक्टिस में हो चाहे जॉब में हो। कोई भी अपराध आपने किया है अप टू 6 मंथ्स जिसकी इम्प्रिजनमेंट है, चाहे क्रिमिनल या सिविल कोर्ट, अप टू 6 मंथ्स। सर 6 महीने से ऊपर हुई तो फिर अभी सेकेंड शेड्यूल पढ़ेंगे, वहाँ आगे आएगा। अप टू 6 मंथ्स हो तो यहाँ आएगा। और डिसरिप्यूट लेकर आते हो प्रोफेशन को, आपका चेक दिया हुआ बाउंस हो गया है ना, कोई भी ऐसा काम जिससे डिसरिप्यूट हो रहा है, तो भैया आप लायबल होंगे। तो गिल्टी, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट, अप टू 6 मंथ्स, और डिसरिप्यूट, तो आप लायबल हैं। ये हो गया भाई आपका अभी तक का फर्स्ट शेड्यूल के सारी बातें, ठीक है ना, डन।
चलो भाई अब चलते हैं सेकंड स्केड्यूल की तरफ। सेकंड स्केड्यूल में पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, मेंबर इन प्रैक्टिस। सबसे पहला क्लॉज कहता है सर अगर आपने, ध्यान रखें, कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं किसी पर्सन को अदर देन क्लाइंट, बिना क्लाइंट से पूछे या बिना लॉ की रिक्वायरमेंट के, लॉ बोलेगा तो बताना पड़ेगा, पहले ही पढ़ा आपने, और क्लाइंट अगर परमिट करता है तो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सेप्शन तब सर अलाउड है अगर क्लाइंट खुद परमिट करता है और आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी, तब बिल्कुल बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, डीम्ड कंसेंट मानेंगे। अगर प्रोफेशनल ड्यूटी आप मानेंगे क्लाइंट ने परमिट कर ही दिया है सर, लेकिन कंसेंट कौन देगा? क्लाइंट की तरफ से हम लिखा है ना कंसेंट क्लाइंट देगा, तो कंसेंट कौन देगा? अगर क्लाइंट आपका, अगर आपका सोल प्रोपराइटर है क्लाइंट तो प्रोपराइटर देगा, अगर फर्म है तो पार्टनर देगी या पार्टनर देगा, या कंपनी के केस में बोर्ड या एमडी। भैया बोर्ड एमडी को ऑथराइज करेगा तब, नहीं तो फिर डायरेक्टर ऑथराइज। और एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी ट्रस्ट है या सोसाइटी है तो ट्रस्ट या सोसाइटी के केस में मैनेजिंग कमेटी ने इसको ऑथराइज किया होगा वो पर्सन, ठीक है ना। तो प्रोपराइटर, पार्टनर, एमडी अगर ऑथराइज्ड है, नहीं तो बोर्ड की तरफ से या मैनेजिंग कमेटी या गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऑथराइज्ड पर्सन, ये लिखा नहीं है। चौथा पॉइंट भी आएगा ट्रस्ट या सोसाइटी के केस में, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिए, वर्किंग पेपर किसकी प्रॉपर्टी है? वर्किंग पेपर भैया ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। ऑडिटर बाउंड नहीं है देने के लिए, अपनी इच्छा से अपने डिस्क्रिप्शन पे शेयर करना चाहे तो कर सकता है। इवन ब्रांच ऑडिटर बाउंड नहीं है स्टैट को अपने वर्किंग पेपर्स देने के लिए, हर किसी की अपनी प्रॉपर्टी है। हाँ इतना जरूर है, याद करें आप कि स्टैट ऑडिटर अगर ब्रांच ऑडिटर नहीं है तो स्टैट ऑडिटर ब्रांच जा सकता है, ब्रांच को विजिट कर सकता है, ब्रांच ऑडिटर से बात कर सकता है, ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट ले सकता है, बट ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स नहीं मांग सकता। वर्किंग पेपर्स आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसे संभाल कर रखिए, अपनी इच्छा से शेयर करना हो तो बात अलग है। और एक बात ध्यान रखना, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द क्लाइंट, यू आर नॉट बाउंड कि आप क्लाइंट, अपने ही क्लाइंट को, ठीक है, सेम एंटरप्राइज के या कनेक्टेड एंटरप्राइज के जहां सेम मैनेजमेंट है, वर्किंग पेपर दें एक्सेस का, ठीक है ना। उसके लिए जब ऑडिटर की बात करते हैं तो इंटरनल ऑडिटर को इंक्लूड किया गया है, अपनी इच्छा से देना हो तो दे सकते हैं। ब्रांच वाला पॉइंट इसमें एक और ऐड हो सकता है कि ब्रांच ऑडिटर वाले पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब आता है क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या बोलता है भाई? क्लॉज 2 कहता है अगर आपने सर्टिफाई किया है या सबमिट किया है अपने नाम पे रिपोर्ट, अनलेस या तो आपने खुद एग्जामिन किया हो या आपके पार्टनर ने या एम्प्लॉय ने, अदर सीए इन प्रैक्टिस ने, ना आपने चेक किया, ना आपके एम्प्लॉय ने, ना आपके पार्टनर ने, दूसरे सीए इन प्रैक्टिशनर आपने सर्टिफाई कर दिया, तो आप लायबल होंगे फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तीसरा कहता है भाई आपका नाम यूज किया गया है, आपके नाम के तहत आप बेसिकली आपने फ्यूचर की बात की है, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की बात की, आपकी फीस भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और आप वाउच कर रहे हो ऑन द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। मतलब फॉर एग्जांपल आपने पिछले अगले 3 साल के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन कर दिया, बुराई नहीं है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल में साइन करिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल हमेशा सही होंगे। यू कैन नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट कि फोरकास्ट हमेशा सही होंगे, ऐसा नहीं कह सकते आप। साइन करो, साइन करने में बुराई नहीं है। अगर आप ओपिनियन देते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां आपका या आपकी फर्म का या आपके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, किसका? आपका, आपके फर्म का, आपके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहां से आएगा भाई? जल्दी से बताओ, ये आपने देखा भी था, चलो बता ही देता हूं आपको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहां से आएगा। कंपनी वाला वही केस है जो केस आपने पढ़ा था फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वहीं से आता है इन द केस ऑफ कंपनी। कंपनी के अलावा ये देखो, कंपनी वाला तो वही हो गया जो मैंने आपको बताया था। कंपनी के अलावा ध्यान रखना भाई, कंपनी के अलावा क्या? कंपनी के अलावा अगर हम बात करें तो भाई अगर प्रोप्राइटरशिप है, तो अगर आप या आपका पार्टनर प्रोप्राइटर है ना, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मानेंगे। आप उस प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल की ऑडिट नहीं कर सकते। इवन अगर आपका पार्टनर उस फर्म के अंदर पार्टनर है तो आप मानेंगे उस फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। ना प्रोप्राइटरशिप की ऑडिट कर पाओगे, ना फर्म की ऑडिट कर पाओगे, ना कंपनी की ऑडिट कर पाओगे। और तो और कंपनीज एक्ट भी साथ साथ में लग गया। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट कहता है जहां जिस कंपनी में ऑफिसर एम्प्लॉय हो वहां भी आप डिस्क्वालीफाइड ऑडिट करने के लिए। जिस ऑफिसर एम्प्लॉय खुद भी डिस्क्वालीफाइड है, ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर एम्प्लॉय भी डिस्क्वालीफाइड है। अगर आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड किया तब भी आप डिस्क्वालीफाइड है, आपके पार्टनर ने सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड किया तब भी आप डिस्क्वालीफाइड है। इवन अगर आपका रिलेटिव 1 लाख से ऊपर के शेयर होल्ड कर रहा है तब भी आप डिस्क्वालीफाइड है। तो ये सब आप कंपनीज एक्ट में वैसे ही पढ़ते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना भाई, कभी भी
मेंबर अपने ही क्लाइंट के लिए किताबें नहीं लिख सकता। अगर कल को मैं टैक्समैन के लिए कोई किताब लिखता हूं तो मैं उसकी ऑडिट नहीं कर सकता। अगर मैं टैक्समैन की ऑडिट कर रहा हूं तो उसके लिए किताब नहीं लिख सकता। स्टैट कंपनी का इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता। इंटरनल ऑडिटर और स्टैट सेम नहीं हो सकते। इवन इंटरनल और टैक्स ऑडिटर भी सेम नहीं हो सकते। इवन आपका इंटरनल और जीएसटी ऑडिटर भी सेम नहीं हो सकते। तो ना डायरेक्ट टैक्स का ऑडिटर ना जीएसटी ऑडिटर, इंटरनल और ये दोनों सेम नहीं हो सकते। और ध्यान रखना, जिस कंपनी में आप डायरेक्टर हो, अगर आप कल को कंपनी छोड़ देते हो तो 2 साल का कूलिंग पीरियड, 2 साल का कूलिंग पीरियड खत्म हो जाने के बाद ही आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे उसी कंपनी की, अदरवाइज नहीं कर सकते। साथ में भाई एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कभी भी ऑडिट कर रहे हैं, ये आप जब देख लेना कि आपका अपॉइंटमेंट एज पर द स्टैट्यूट हुआ है। यानी स्टैट्यूट कब कंपनी देखते हैं, स्टैट्यूट मानना पड़ेगा। पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में आपको ये देखना पड़ेगा क्या लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है फर्म या सोल प्रोप्राइटर के द्वारा पार्टनरशिप में। और जहां तक बात है ट्रस्ट और सोसाइटी की, तो ट्रस्ट और सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी ने या गवर्निंग बॉडी ने रेजोल्यूशन पास किया होगा। तो बेसिकली आपका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आपका अपॉइंटमेंट करेगा भैया या तो स्टैट्यूट, कंपनी के केस में एज पर द स्टैट्यूट, ये आप चेक करेंगे, आपकी जिम्मेदारी चेक करने की। और ट्रस्ट डीड के हिसाब से और ऑथराइज किसने किया हो? गवर्निंग बॉडी या मैनेजिंग कमेटी ने। साथ में ध्यान रखना, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑथराइज करेगी, अपॉइंटमेंट लेटर आपको देगी, और प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर देगा, ठीक है ना। और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ध्यान रखना, जो डिस्क्वालिफिकेशन वहां दी गई है वो माननी पड़ेंगी। अब चलो भैया जल्दी से कहां चलें? अब चलो क्लॉज 5 की तरफ। क्लॉज 5 क्या कहता है? कहता है सर आपको जो बात पता थी, जो फाइनेंशियल में नहीं बताई गई, जो बताई जानी चाहिए थी फाइनेंशियल में मैनेजमेंट के द्वारा, अदरवाइज फाइनेंशियल मिसलीडिंग होते, जो फाइनेंशियल में नहीं बताई गई वो आपने भी नहीं बताई। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया, AS1 के हिसाब से बताना चाहिए फाइनेंशियल में नोट्स के अंदर, नहीं बताया। तो आप तो बता देते बीइंग ऑडिटर, आपने भी नहीं बताया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आपको मिस स्टेटमेंट पता था मटेरियल और आपने नहीं बताया मिस स्टेटमेंट के बारे में, या तो आप ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी ही नहीं की। न्यूज़पेपर वाला केस आपने पढ़ा कि भैया अगर आप न्यूज़पेपर के जो डेली फिगर्स हैं उसे सर्टिफाई कर रहे हो, कितने प्रिंट जाते हैं रोज न्यूज़पेपर के, और आपने उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं की, उनके फाइनेंशियल्स नहीं मांगे, तो सर बिना चेक किए अगर आप सर्टिफाई कर रहे हैं तो सर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा, आपने इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं, ठीक है ना। या आपने डिपार्चर किया जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर से और आपने ये बात बताई नहीं। अगर आप कोई जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर में क्या आएगा? कहता है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर में स्टैंडर्ड्स आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगे, क्लैरिफिकेशंस आएंगे, गाइडेंस नोट्स, ये सब आएंगे। ठीक, अगर आपने नहीं बताया तो आप लायबल हो फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन 2 केस में जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर नहीं मानते, हम आप मानते हैं स्पेशल प्रोसीजर। पहला है भैया अगर आपको सर्टिफाई करना है फिगर ऑफ न्यूज़पेपर तो उस केस में आपको मानना पड़ेगा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के रूल्स। वो जो रूल्स है ना ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के, वो रूल स्पेशल रूल्स हैं, वो जनरली एक्सेप्टेड रूल्स नहीं है। और सेम इन द केस ऑफ बैंक, बैंक के जो ऑडिट के नियम है, जो प्रोसीजर है वो अलग है सर नॉर्मल कंपनी के ऑडिट से, तो जो अलग हैं वो आपको अलग नियम मानने पड़ेंगे। मतलब 2 केस में स्पेशल नियम मानने पड़ेंगे, बाकी हर ऑडिटर को जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर मानना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप लिस्टेड कंपनी की स्टैट ऑडिट कर रहे हैं तो आप जो ऑडिटर हैं यू शैल बी सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू प्रोसेस, और आपको सर्टिफिकेट मिला होगा फ्रॉम द पीयर रिव्यू बोर्ड ऑफ द ICAI, तभी आप स्टैट ऑडिट कर पाएंगे लिस्टेड कंपनी की। मेंबरशिप नंबर, फर्म का नंबर आपको देना पड़ेगा हर रिपोर्ट, हर स्टेटमेंट, हर अटेस्टेशन रिपोर्ट के अंदर। मेंबरशिप नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और यूडिन भी आपको मैंडेटरी है। अब तो चाहे क्लाइंट आपका कॉर्पोरेट हो, नॉन कॉर्पोरेट हो, चाहे ऑडिट आप करें, नॉन ऑडिट आप करें, कोई स्टेटमेंट आप दें, मैंडेटरी है सर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे भैया क्लॉज 10। क्लॉज 10 क्या बोलता है? क्लाइंट से जो पैसा मिला उसे संभाल के रखो सेपरेट बैंक अकाउंट में और खर्च कर दो जैसा क्लाइंट ने बोला हुआ उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। 2 केस में सेपरेट बैंक अकाउंट वाला फंडा नहीं लगेगा। पहली बात, अगर क्लाइंट ने पैसा दिया आपकी ऑडिट फीस के लिए, आपकी रेम्युनरेशन के लिए, कहीं मर्जी रखो पैसा, बीवी को तो किसने मना किया है? या एडवांस पैसा दिया, मान लो कल को ब्रांच ऑडिट करने के लिए जा रहे हो 10 ब्रांचेस की, एडवांस में खर्चे के लिए पैसा दे दिया आपको क्लाइंट ने, उसे कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, जो पैसा क्लाइंट ने आपको दिया और खर्च करना है रीजनेबली शॉर्ट टाइम में, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 अमाउंट सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने पड़ेंगे।
वो पैसा जो रीजनेबली शॉर्ट टाइम के बाद खर्च करना है उसे कहाँ रखेंगे? सेपरेट बैंक अकाउंट में। और दूसरी बात, अगर कोई पैसा लिक्विडेटर ट्रस्टी के तौर पे, एग्जीक्यूटर के तौर पे आप लेते हैं, उसे भी आप सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे। 2 पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा, 2 नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट फीस और मनी जो आपने खर्च करनी है उसे आपको रखना पड़ेगा। एडवांस अगर आप लेते हैं तो वो यहाँ फॉल नहीं करेगा, मैंने आपसे कहा उसे अपने सेविंग में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टैम्प पेपर के लिए पैसा दिया गया, ध्यान रखना अगर आपको स्पेंड करना है विद इन अ रीजनेबली शॉर्ट टाइम तो उसे भी रखने की जरूरत नहीं है, 2 पैसे यहाँ नहीं आएंगे। और बाकी अगर लिक्विडेटर ट्रस्टी के तौर पे आप लेते हो पैसा तो आपको रखना पड़ेगा सेपरेट बैंक अकाउंट में। तो ये हो गया भैया सेकंड स्केड्यूल का पार्ट 1, ठीक है ना। अब चलो भाई सेकंड स्केड्यूल पार्ट 2 के अंदर मिसकंडक्ट प्रोफेशनल है लेकिन जनरली। तो अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं इस एक्ट का, ध्यान रखना या तो या सीए एक्ट का, सीए रेगुलेशंस का या सीए गाइडलाइंस का, अगर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। या अगर आप एम्प्लॉई हैं और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं एक्सेप्ट परमिटेड बाय द एम्प्लॉयर और रिक्वायर्ड बाय द लॉ, वही सेम पॉइंट। फर्क क्या है? फर्क ये सर पार्ट 1 में ना कॉन्फिडेंशियलिटी थी, बट पार्ट 1 था मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए, पार्ट 2 है मेंबर इन सर्विस के लिए या मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए भी, दोनों के लिए जनरली लिखा हुआ है। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पॉइंट सिर्फ किस पे लग रहा है? एम्प्लॉय पे। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ एम्प्लॉय के लिए है। और क्लॉज 3 कहता है सर अगर आपने कोई भी जानकारी दी है इंस्टीट्यूट को, काउंसिल को, डिसिप्लिनरी कमेटी को, बोर्ड को, कोई भी जानकारी दी है किसी भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर और वो जानकारी गलत है और आपको पता है कि गलत है, गलत जानकारी जो आपको पता है गलत है, सीए जो मैनेजर है प्रैक्टिस में होता तो 5 साल बाद सीओपी मिल जाती है, अगर पार्टनर होता तो वो सीओपी कह रहा हूँ, एफसीए की डेजिग्नेशन आपको मिल जाती है। आप मैनेजर हो लेकिन एफसीए फेलो बनने के लिए आप झूठ बोल रहे हो इंस्टीट्यूट से कि आप पार्टनर हो, जबकि आप पार्टनर नहीं हो, लायबल हो सर। डिसिप्लिनरी कमेटी के हियरिंग के दौरान आप गलत जानकारी दे रहे हो, शपथ लेके झूठ बोल रहे हो, आप लायबल हो सर। इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है, आप आंसर ही नहीं दे रहे हो, आप लायबल हो सर। पैसा आया और आपने गबन कर दिया पैसे का, हेरा फेरी, एम्बेजलमेंट, 240 वाले पॉइंट्स, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और भाई सेकेंड स्केड्यूल पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट, एक ही पॉइंट है कि अगर आपको जेल होती है 6 महीने से ऊपर की तो आप सेकेंड स्केड्यूल में आओगे। अगर आपको जेल 6 महीने तक की थी तो फर्स्ट स्केड्यूल, और 6 महीने से ऊपर हुई तो सेकेंड स्केड्यूल। लॉजिक पता है ना भाई? लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है। यहां पर 6 महीने से ऊपर की जेल को यहां क्यों रखा है? 6 महीने से ऊपर की जेल को यहां इसलिए रखा गया है कि अगर आप सेकेंड स्केड्यूल में आ गए तो भैया आपकी मेंबरशिप परमानेंटली जा सकती है। लेकिन अगर फर्स्ट शेड्यूल में आए तो भैया आपकी मेंबरशिप सिर्फ 3 महीने तक जाएगी, ठीक है ना। तो भैया मेंबरशिप यहां तक ही जाएगी, ध्यान रखना, 3 महीने तक की, और वहां परमानेंट मेंबरशिप चली जाएगी। इसलिए 6 महीने से ऊपर की कैद को, अगर आपको 6 महीने से ऊपर की कैद होती है, इम्प्रिजनमेंट होती है, तो फिर आपको यहां रखा गया है सेकेंड शेड्यूल पर, अप टू 6 मंथ्स में आपको यहां रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे क्लॉज का क्विक रिवीजन डन, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे भैया कि सर जल्दी से इसको थोड़ा और समराइज कर दो। चलो भाई जल्दी से थोड़ा और समराइज कर देते हैं, ऐसी क्या बात है। एक हमारे पास सुपर समरी भी है, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई सिर्फ पॉइंट लिखे हुए हैं क्विक रिवीजन करने के लिए फटाफट से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप बताओ पार्ट 1 में क्या पढ़ा आपने? फर्स्ट शेड्यूल क्लॉज 1, किसी और पर्सन को अलाउ कर रहे हो अपना प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक। किसी को कमीशन दे रहे हो, किसी से कमीशन ले रहे हो, अदर देन सीए, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, वो सब पार्टनरशिप कर रहे हो भी या किसी अदर पर्सन के साथ, अदर देन सीए या प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड है या प्रिस्क्राइब्ड है। सर्विस ले रहे हो, सॉलिसिट कर रहे हो एडवर्टीजमेंट वगैरह करके, अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट को आप एडवर्टीज कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो पोजीशन जो किसी और सीए ने होल्ड की थी उससे बिना पूछे, ठीक। या आप काम कर रहे हो विदाउट चेकिंग कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 130 और 140, और फीस चार्ज कर रहे हो परसेंटेज बेसिस पे, हालांकि कुछ परसेंटेज अलाउड है, लिक्विडेटर वगैरह वो सब। और कोई और बिजनेस कर रहे हो आप जहां जनरल परमिशन है, स्पेसिफिक परमिशन है, उसके अलावा अगर आप करते हैं बिना पूछे, ठीक है ना। अलाउज अ पर्सन, किसी और पर्सन को आप अलाउ कर रहे हैं सर्टिफाई करने के लिए, ठीक है ना। पार्ट 2 कहता है सर मेंबर इन सर्विस पे लगता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर अपनी सैलरी में से किसी और को दे रहे हो पैसा, याद करो जॉब प्रोक्योरमेंट के लिए आप किसी को पैसा नहीं दे सकते, या पैसा ले रहे हो कि भाई मैं तुझे काम दिला रहा हूं लेकिन मुझे एक परसेंटेज चाहिए, नहीं चलेगा।
पार्ट 3 कहता है जी आप अपने आप को फेलो मेंबर बता रहे हो जबकि फेलो तो हो नहीं आप, या जो इन्फॉर्मेशन आपसे आईसीआई मांग रहा है वो इन्फॉर्मेशन आप दे नहीं रहे हो, या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अब पार्ट 4 कहता है अप टू 6 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट है तब भी, और डिसरेप्यूट लेके आओगे तब भी। तो भैया इसको तो फटाफट से देखो, मैं कह रहा हूँ एकदम क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत सही है, लेकिन ये तीसरा रिवीजन है, ठीक। इसके बाद क्विक क्या मतलब सुपर फास्ट रिवीजन है, इसको समरी को अपन बोलते हैं सुपर फास्ट समरी, सुपर समरी, ठीक है। अब आता है सेकंड स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपने बताई, और वही पार्ट 2 में क्लॉज 2 के अंदर कॉन्फिडेंशियल कौन बता रहा है, ये बता रहा है कॉन्फिडेंशियल भैया आपका एम्प्लॉई, ठीक है ना। सर्टिफाई कर रहे हो बिना चेक किए, विदाउट चेकिंग, चाहे आप चेक करें, आपका पार्टनर चेक करे, चाहे आपका एम्प्लॉय चेक करे, क्या सीए इन प्रैक्टिस चेक करे, आप फ्यूचर फाइनेंशियल्स पे साइन कर रहे हो और वाउच कर रहे हो फॉर एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। गलत है सर। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं आप क्लाइंट के एंटिटी, मतलब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर रहे हैं उस बिजनेस है, उस कंसर्न के जहां पे आपके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मटेरियल फैक्ट नहीं बता रहे हो सर आप, जो बताना चाहिए, ठीक है ना, जो फाइनेंशियल में नहीं बताया गया और आप भी नहीं बता रहे हो, जिससे फाइनेंशियल मिसलीडिंग हो रहे हैं। मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं बताया आपने, ये भी गलत है भाई। या तो डिलीजेंटली काम नहीं कर रहे हो या ग्रॉस नेग्लिजेंस। जो जानकारी लेनी चाहिए थी वो जानकारी आपने नहीं ली, ठीक। मटेरियल डिपार्चर हुआ जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर का और आपने वो नहीं बताया। क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखना चाहिए था। 2 एक्सेप्शन है, 2 इंक्लूजन है, वो अलग बात है। फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने इंक्लूड की, ठीक है, या डिफेल्केशन किया, एम्बेजलमेंट किया कैश का। यहाँ पे जनरली इन जनरल है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, चाहे कॉन्ट्रावेंशन एक्ट का करें, रेगुलेशन का करें, चाहे काउंसिल गाइडलाइन का करें, चाहे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय बताए, चाहे फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप दें इंस्टीट्यूट को, डिसिप्लिनरी कमेटी को, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, काउंसिल को, या एम्बेजलमेंट करें आप, और एम्बेजलमेंट अगर 6 महीने से ऊपर किए तो भाई पार्ट 3 के अंदर आएगा ये, ठीक है भाई। मुझे लगता है ये क्लॉज के लिए सबसे बेहतर हो सकता है, ठीक है। बाकी ये भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये सुपर समरी के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया सर। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लॉजेस सारे के सारे हो चुके हैं डन। चलो भाई अब इस रिवीजन में आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं काउंसिल गाइडलाइंस की। काउंसिल गाइड में सबसे पहली बात ध्यान रखना भाई, कोई भी मेंबर जो आईसीआई का मेंबर है वो एम्प्लॉय अगर है तो ड्यू डिलिजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे बात तुम पढ़ चुके हैं, अरे भाई ये बात आपने पढ़ी तो थी, लेकिन आपने ये बात पढ़ी थी यहाँ पर क्लॉज 7 के अंदर, जो लग रहा था सिर्फ किसके ऊपर, सीए इन प्रैक्टिस के ऊपर। तो यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए बात की गई जो एम्प्लॉय है, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखना जो मेंबर ऑफ आईसीएआई है वो अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को लेकर, चाहे वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा हो चाहे फॉर्म के अंदर मेंबर हो, उसे अपनी प्रैक्टिस को लेकर प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी है, इंक्लूडिंग कैश बुक एंड लेजर। कुछ और भी आ सकता है बट ये दोनों चीजें तो आएंगी, कैश बुक और लेजर। एक सीए 60 टैक्स ऑडिट से ऊपर नहीं ले सकता, वो कितने भी फॉर्म में पार्टनर हो सब मिलाकर 60। अब एक फॉर्म में अगर 10 पार्टनर है तो भैया 10 पार्टनर में 600 ऑडिट्स हो गई। एक फॉर्म में अगर 10 पार्टनर है तो 600 टैक्स ऑडिट हो गई। कह रहा है 600 ऑडिट फिर एक पार्टनर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाकी कुछ ना करे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। एक आदमी भी 600 ऑडिट कर ले कोई दिक्कत नहीं है। हेड ऑफिस और ब्रांच की ऑडिट को एक ही काउंट करेंगे, इवन मल्टीपल ब्रांच की ऑडिट को भी एक ही काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। अगर पार्ट टाइम आपके यहां कोई प्रैक्टिशनर बैठा है जो पार्टनर बन के आपकी फर्म में, तो जब फर्म की ऑडिट्स काउंट करेंगे तो 60 में उसे काउंट मत करना भाई, ये विल नॉट बी कंसिडर्ड नंबर ऑफ 60, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखें सीए इन प्रैक्टिस जितनी भी वो टैक्स ऑडिट कर रहा है सबका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो भैया कैश बुक और लेजर भी मेंटेन करना है और जितनी भी टैक्स ऑडिट आपको सबके रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। एक सीए 60 ऑडिट कितनी भी फॉर्म में पार्टनर 60 ही रहेगी। साथ में ध्यान रखिए अगर आपके पहले वाले आउटगोइंग ऑडिटर की, चाहे वो ऑडिटर कंपनी तक का हो या किसी और स्टैट्यूट का, अगर उसकी फीस नहीं दी गई, अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं दी गई, अनडिस्प्यूटेड फीस, तो आप मत करना ऑडिट एक्सेप्ट, मत करना ऑडिट एक्सेप्ट अनलेस अंटिल क्लाइंट सिक कंपनी ना हो तब। सिक कंपनी का मतलब आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिक कंपनी मतलब जिसके लॉसेज नेटवर्थ के बराबर या उससे ऊपर हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आते हैं भैया स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। एक सीए, यहां बात हो रही है स्टैट की, सिर्फ 30 ऑडिट ही एक्सेप्ट करेगा स्टैट, 30 सी एक्ट के अंदर। 30 की काउंटिंग करते वक्त प्राइवेट पब्लिक दोनों को काउंट करेंगे, ओपीसी और डोरमेंट को काउंट मत करना भाई। 30 में दोनों काउंट होंगी, प्राइवेट पब्लिक कोई भी हो, ओपीसी डोरमेंट काउंट नहीं होंगी। अगर कोई भी फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉय है कोई भी से कहीं और, तो वो आपको एक भी ऑडिट नहीं दे पाएगा अगर आपकी फर्म में वो पार्टनर है तब।
और ध्यान रखना हेड ऑफिस और ब्रांच को एक ही काउंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और मल्टीपल ब्रांच को ऑडिट करें तब भी एक ही काउंट करेंगे, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बताया था भाई, अगर आपको याद हो रहा हो थोड़ा सा भी, तो मैंने आपसे कहा था इस केस में बच्चा वाड़ी, याद करो क्या कहा था कि भाई अगर मल्टीपल हुए, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, तो भैया ध्यान रखना कंपनीज एक्ट भी बैठा है, सीए एक्ट भी बैठा है। कंपनीज एक्ट कहता है 20 एक्सेप्ट ओपीसी स्मॉल डोरमेंट प्राइवेट, सी एक्ट कह रहा है 30 इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट डोरमेंट और ओपीसी। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है ना। मेन बैच करना, अगर किसी ने नहीं किया मेन बैच तो भाई ये एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल मैंने कराया, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फास्ट रिवीजन अपन कर रहे हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल बता नहीं सकता, मैं सिर्फ चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। 16 एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, 32 कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, 16 पब्लिक कंपनी और 3 प्राइवेट कंपनी और 13 प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी मोर देन 100 CR, मोर देन 100 CR, लेस देन 100 CR। कंपनी से कहता है जब आप 20 की काउंटिंग करोगे ना, तो प्राइवेट कंपनी लेस देन 100 CR काउंट मत करना। अब आप मुझे बताइए, क्या ये कंपनीज एक्ट के अंदर क्या ये पब्लिक कंपनी काउंट होंगी? यस। क्या ये प्राइवेट कंपनी मोर देन 100 CR काउंट होगी? यस। क्या ये लेस देन 100 CR काउंट होगी? नहीं। तो कंपनीज एक्ट के अंदर कितनी ऑडिट काउंट होंगी? 16 और 3 19। लेकिन सीए एक्ट के अंदर सारी पब्लिक प्राइवेट आती है, हर पब्लिक हर प्राइवेट कैपिटल कितनी भी हो, तो सीए एक्ट के हिसाब से हो गए 32 ऑडिट, जबकि 30 की ही लिमिट है, तो वायलेशन सीए एक्ट का हो गया इस केस में। दोनों को लेके चलो, हार्मोनाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको कंपनीज एक्ट की भी रिस्पेक्ट करनी है, सीए एक्ट की भी रिस्पेक्ट करनी है। कंपनीज एक्ट में लिमिट 20 की है, सीए एक्ट के अंदर लिमिट 30 की है। कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कैपिटल लेस देन 100 CR काउंट नहीं करते, यहाँ पर प्राइवेट काउंट करेंगे, चाहे कोई भी कैपिटल हो, आपने प्राइवेट काउंट करनी ही करनी है। साथ में वहाँ 4 एक्सेप्शन है, यहाँ 2 एक्सेप्शन है। आगे बढ़ते हैं सर। कहता है भाई अगर ये कॉस्ट ऑडिटर मत मान लेना भैया, ये है अगर आप ऑडिट कर रहे हैं स्टैट्यूटरी, कौन सी कंपनी? सुनना, पीएसयू, गवर्नमेंट, लिस्टेड, पब्लिक कंपनी, टर्नओवर 50 करोड़, पब्लिक कंपनी टर्नओवर 50 करोड़। तो जितनी फीस आप ऑडिट की ले रहे हो ना, उतनी ही फीस मैक्सिमम आप या आपके एसोसिएट कंसर्न्स उतनी ही फीस मैक्सिमम नॉन ऑडिट के लिए ले पाएंगे। अगर ऑडिट के लिए 50 लाख ले रहे हो तो नॉन ऑडिट के लिए भी 50 लाख ही ले पाओगे, आपकी या तो आप या आपके एसोसिएट कंसर्न्स। तो कहता है जो फीस आप ले रहे हो दूसरी सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, दूसरी सर्विसेज को या तो सर्विसेज कौन दे रहा है, या तो स्टैट या एसोसिएट कंसर्न्स। तो कह रहा है भैया ध्यान रखना, अदर सर्विसेज में क्या आएगा? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ठीक। और कहता है अदर सर्विसेज में 3 चीजें नहीं आएंगी। 3 चीजें कौन कौन सी नहीं? कहता है 3 चीजें नहीं आएंगी। पहला, ऑडिट नहीं आएगी, किसी भी स्टैट्यूट के अंदर करें, सर्टिफिकेशन नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेशन बिफोर अथॉरिटी नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर क्या हो रहा है? तो भैया इसमें अगर समझना है तो चलना तो यहीं पड़ेगा, फटाफट से जल्दी से एक बार इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखो, अब आप स्टैट ऑडिट कर रहे हो, स्टैट अगर आप कर रहे हो 20 लाख की रेम्युनरेशन है, बिल्कुल है सर 20 लाख की रेम्युनरेशन। कहता है जी राजू एंड काजू आपकी एसोसिएट एंटिटी है। कैसे हुई एसोसिएट? क्योंकि राजू जो यहाँ पार्टनर है वो यहाँ भी पार्टनर है, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैक्सिमम कितनी? 10 लाख। दूसरी तरफ एबीसी लिमिटेड राजू यहाँ डायरेक्टर है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी 6 लाख। भैया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का 16 लाख रुपया हो गया। एक और फॉर्म है जहां राजू का या उसके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसे भी एसोसिएट मानेंगे। 3 को मानते हैं एसोसिएट, जहां पार्टनर है, जहां पार्टनर डायरेक्टर है, जहां पार्टनर का रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 20% से बनता है। तो यहाँ पे अगर ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे रही है तो ऑडिट के लिए 20 लाख रुपए जा चुका है, तो ध्यान रखना 10 और 16 इनके लिए जा चुका है ना, तो मैक्सिमम 4 लाख ही दे पाओगे इस कंसल्टेंसी के लिए। तो सब कुछ मिलाकर आपकी कितनी भी फॉर्म्स बाकी हों, कोई भी नॉन ऑडिट सर्विस आप दे रहे हो, आपकी एसोसिएट फॉर्म सब मिलाकर 20 लाख से ऊपर नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखना। 20 लाख की काउंटिंग करते वक्त 3 चीजें काउंट नहीं होती, ना सर्टिफिकेशन का काम, ना कोई और ऑडिट, ना आईटीएटी या किसी भी एनसीएलटी कहीं भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर 20 लाख रेम्युनरेशन दिए, यहाँ 50 लाख दो, 60 दो, 70 दो, कोई लिमिट ही नहीं सर, अनलिमिटेड बांट दो 3 केस में, सर्टिफिकेशन, जीएसटी ऑडिट, आईटीएटी का रिप्रेजेंटेशन। इस केस में कोई भी लिमिट नहीं लगती, ध्यान रखना भैया 3 केस में। अब चलते हैं आगे। अच्छा एक बात बताओ, जिससे लोन लेके बैठे हो उसकी ऑडिट कर सकते हो? कहते हैं नहीं, लोन पे लिमिट। अच्छा गारंटी सिक्योरिटी दी है उस पर, उसकी ऑडिट नहीं कर सकते, लिमिट। कहता है जितनी लिमिट लॉ में दी है, कोई लिमिट नहीं दी तो फिर 1 लाख रुपए लॉ में लिमिट दी है सर। कंपनी के अंदर डेट के लिए लिमिट दी है 5 लाख और गारंटी सिक्योरिटी की लिमिट दी है 1 लाख। जितनी लिमिट दी है उससे ऊपर दोगे तो डिस्क्वालीफाइड हो। साथ में ध्यान रखना, अगर पुराने ऑडिटर का अनजस्टिफाइड रिमूवल हुआ है ना, तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, बीइंग द इनकमिंग ऑडिटर।
टेंडर के केस में वो टेंडर पे रिप्लाई मत करना पड़ चुके हैं आप जो एक्सक्लूसिवली सीए के लिए रिजर्व है, किसी और के लिए भी ओपन है तो उसको रिप्लाई कर लो, मिनिमम फीस देगी तो रिप्लाई कर लो, 2 केस में रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यूडेन गाइडलाइन आपको माननी पड़ेंगी सर। कोई भी सर्टिफिकेशन काम करिए, जीएसटी ऑडिट करिए, अटेस्टेशन करिए, स्टैट ऑडिट करिए, कोई मर्जी काम करिए, कोई मर्जी आप सर्टिफिकेट दीजिए, यूडेन आपको मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, नेटवर्किंग गाइडलाइन क्या हुई है? नेटवर्किंग गाइडलाइन, नेटवर्क कहां से बनेगा? कॉमन ब्रांड नेम बिल्कुल बनेगा। आप शेयर कर रहे हो रिसोर्सेज कॉस्ट के लिए, तो कहता है चाहे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कॉमन हो, चाहे ब्रांड नेम कॉमन हो, चाहे रिसोर्सेज कॉमन हो, आपको कॉमन नेटवर्क में मानेंगे। ये दोनों पॉइंट सेम है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, रिसोर्सेज, कॉमन ब्रांड नेम में मानेंगे, इसे यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। साथ में अगर कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं, सेम नेटवर्क, साथ में कॉमन ब्रांड नेम, सेम नेटवर्क, कॉमन ओनरशिप, सेम नेटवर्क। अगर आप किसी मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, बिग 4 के साथ, सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क कब नहीं बनेगा? जब आप रेफरल कर रहे हैं एक दूसरे को काम, सेम नेटवर्क नहीं बनेगा। अगर आप इमटेरियल कॉस्ट, 5 फॉर्म एक बिल्डिंग में है, सबने मिलकर एक छोटू रखा हुआ है, नहीं मानेंगे सर, ठीक। अगर कॉस्ट लिमिटेड है, ऑडिट मेथोडोलॉजीज या ट्रेनिंग करने के लिए, मैनुअल्स बनाने के लिए कि भाई 100 आपके आर्टिकल से 5 फॉर्म के मिलाकर आपने क्या किया, एक ट्रेनिंग सेमिनार करवा दिया, 100 के 100 आर्टिकल आपने बोला, खर्चे 5 ने मिलकर बांट लिए, नहीं मानेंगे सर, सेम नेटवर्क। जॉइंटली रिप्लाई कर रहे हो, मान लो एक क्लाइंट को 5 लोगों की सर्विस चाहिए, 5 सीए फॉर्म की, आपने मिलकर रिस्पॉन्ड कर दिया, तो उससे थोड़ी नेटवर्क बन जाएगा सर। कोऑपरेट कर रहे हो, जॉइंटली रिप्लाई करने के लिए नहीं बनेगा सर, मैंने आपसे पहले भी कहा, ठीक है ना। तो इस केस में नहीं बनेगा नेटवर्क, इस केस में बनेगा, ध्यान रखना भाई। नेटवर्क आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क के लिए कहता है प्रोफेशनल रिसोर्सेज सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। प्रोफेशनल रिसोर्स में क्या आता है? कॉमन सिस्टम, कॉमन पार्टनर, कॉमन टेक्निकल डिपार्टमेंट, साथ में ऑडिट मेथोडोलॉजी, ऑडिट मैनुअल, ट्रेनिंग कोर्सेज। ध्यान रखना सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज में 1, 2, 3, 4 और 5। बस एक बात ध्यान रखना, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है ना, ग्रीन कलर से, अगर इसे कॉमन शेयर करोगे तो नेटवर्क बनेगा। जो येलो कलर से हाईलाइट है, इसे शेयर करोगे तो सेम नेटवर्क नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ट्रेनिंग, मेथोडोलॉजीज, मैनुअल शेयर करते हैं, नेटवर्क नहीं बनेगा, बाकी ऊपर नेटवर्क बनेगा। साथ में नेटवर्क को बनाते हैं म्यूचुअल एंटिटी, प्रोफेशनल प्रैक्टिस खुद की नहीं करेगी, म्यूचुअल बनाओ, पार्टनरशिप फर्म बनाओ, एलएलपी कंपनी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक फर्म एक ही नेटवर्क ज्वाइन करेगी। अगर आप किसी एक फर्म को नेटवर्क को ज्वाइन कर चुके हैं, तो किसी और फर्म में अगर कॉमन पार्टनर आपके साथ, आपके और उसके बीच में कॉमन पार्टनर है, वो भी सेम नेटवर्क ही ज्वाइन करेगी, वो कोई और नेटवर्क ज्वाइन नहीं कर सकती। नेटवर्क के नाम के आखिरी में लगाना पड़ेगा एंड एफिलिएट्स। अगर वो कंपनी है, ध्यान रखना, एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स नहीं चलता। अगर एंड एफिलिएट्स कंपनी है तो लिख जाएगा एंड एफिलिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड एफिलिएट्स लिमिटेड, ठीक है ना। साथ में भैया अप्रूवल, अगर आपको लगता है नेम अनडिजायरेबल है नेटवर्क का, तो इंस्टीट्यूट विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि नेम को लेने के लिए आपको फॉर्म ए में अप्लाई करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर इंस्टीट्यूट हाँ करेगा ना करेगा, जो भी करना है 30 दिन के अंदर करेगा इंस्टीट्यूट। और एक बार आपका नाम अप्रूव हो गया तो 3 महीने के लिए नाम रिजर्व कर देगा, 3 महीने के लिए आपका नाम रिजर्व हो जाएगा। 3 महीने के लिए नाम रिजर्व हो गया ना, तो 3 महीने के बीच में कभी भी जाओ आईसीए के पास, फॉर्म बी में बोलो मुझे कराना है रजिस्ट्रेशन, वो कर देगा रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया आपने 3 महीने के अंदर, तो जो रिजर्व नेम है वो कैंसिल हो जाएगा। 3 महीने के लिए ही नाम रिजर्व रहेगा अप्रूवल के बाद। तो नाम के लिए अप्लाई करिए फॉर्म ए में, रिजर्वेशन फॉर्म बी के अंदर, इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बी के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है सर हर नेटवर्क का। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो अपने नेटवर्क फॉर्म की लिस्टिंग करवा देना फॉर्म डी में 30 दिन लिस्टिंग के लिए। और ध्यान रखें किसी और आउटसाइड एंटिटी वाले, जो इंडिया से बाहर वाली कंपनी है, उसके साथ आप नेटवर्क बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके नेटवर्क के जो लोग हैं वो एक ही नेटवर्क ज्वाइन करेंगे, और कॉमन पार्टनर वाली फॉर्म भी सेम नेटवर्क ज्वाइन करेगी। कोई भी चेंज आता है फॉर्म में, कोई पार्टनर आया गया, तो फॉर्म सी में बताओ 30 दिन के अंदर। फॉर्म ए अप्रूवल ऑफ नेम, फॉर्म बी आपका रजिस्ट्रेशन, फॉर्म सी एंट्री एग्जिट पे 30 दिन के अंदर, फॉर्म डी लिस्टिंग के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी नेटवर्क की ऑडिट कर रहा है कोई भी ऑडिटर स्टैट, तो प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दे सकता 144 वाली, ठीक है ना। और फीस वाली जो गाइडलाइन आपने पढ़ी, वो फीस वाली गाइडलाइन यहाँ भी लगेगी। बस ध्यान रखना, जो स्टैट ऑडिट कर रहा है नेटवर्क की फर्म किसी भी कंपनी की, नॉन ऑडिट फीस के लिए उससे ज़्यादा फीस नहीं ले पाएगा। और बाकी मान लो एक नेटवर्क में 10 फॉर्म है, एक फॉर्म कर दी किसी के स्टैट ऑडिट में आपको मिल रहे हैं 60 लाख रुपए, तो नॉन ऑडिट सर्विस के लिए 60 से ऊपर नहीं मिलेंगे। बाकी जो 9 फॉर्म है ना,
इसी क्लाइंट को नॉन ऑडिट सर्विस दें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर दिक्कत नहीं है। बट जो फीस मिली आपको 60, उससे 3 गुना से ऊपर फीस ये नहीं ले पाएंगे। तो आप ऑडिट कर रहे हो, आप कोई सर्विस दोगे 60 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। अगर आपकी नेटवर्क फर्म कोई सर्विस देगी 3 गुना से ऊपर नहीं मिलना चाहिए, ठीक। और रोटेशन जहां लग रहा है तो भैया आपके नेटवर्क की सारी फर्म, अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो तो आपके नेटवर्क की सारी फर्म डिस्क्वालीफाइड है रीअपॉइंटमेंट के लिए। रोटेशन आपको पता है। और कंसेंट ऑफ क्लाइंट आपको लेना पड़ेगा सर, नहीं लेना पड़ेगा। जैसे ही फॉर्म रजिस्टर हो गए डीम्ड कंसेंट है, डीम्ड पब्लिक नोटिस मानेंगे। और नेटवर्क जो है वो इन चीज़ों को लेकर बना सकता है इंटरनल बायलॉ, ये आप रीड कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, अपने इंटरनल गाइडलाइन बना सकता है। सर लोगो सीए इंडिया का आपको पता है, लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, ना बोल्ड ना अनबोल्ड, ना स्पेसिंग चेंज कर सकते, ना टिल्ट करेंगे, ना स्पिनिंग करेंगे, ना कोई चेंज करेंगे, ना रिड्यूस करेंगे। सीए लोगो आपको पता है, उसमें 3 चीज़ें हैं और ब्लू कलर डिनोट करता है ट्रूथ और उन सब चीज़ों को आपको पता। साथ में 3 टिक दिए गए हैं, ठीक है ना, अलग अलग कलर में, चाहे वो सैफ्रॉन, चाहे आपका ऑरेंज हो, चाहे ब्लू हो, चाहे आपका वाइट हो, ठीक है। अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस के लिए कहता है सर अगर आप कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस बना रहे हैं तो उस कंपनी को अपन बोलते हैं एमसीसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। एमसीसी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाला काम करेगी और सिर्फ वही करेगी, सिर्फ वही काम करेगी। आप उस कंपनी में एमडी होल्टन डायरेक्टर मैनेजर बन सकते हो बिना काउंसिल से पूछे। इवन अगर आप प्रैक्टिसिंग भी हो ना तब भी आप एमडी होल्टन मैनेजर बनो एमसीसी के अंदर, जो सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाला ही काम करती है कंपनी का काम ही है ये सर। कहता है वहां पे ध्यान रखना, आप खुद की सीओपी लेके बैठो, एमसीसी के अंदर एमडी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सीओपी लेके बैठो। एमसीसी ऑडिट वाला काम नहीं करेगी, एमसीसी ऑडिट वाला काम नहीं करेगी, नो ऑडिट प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सीओपी भी कर रहे हो प्रैक्टिस तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इक्विटी शेयर होल्ड करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एमसीसी एमडी बनो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल प्रैक्टिस में ऑडिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आर्टिकल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डेस्टिनेशन भी रखो, आर्टिकल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नेटवर्क के लिए नेम का अप्रूवल लगता है वैसे एमसीसी के लिए भी नेम का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। और ध्यान रखना एमसीसी जो है, जिसकी ऑडिट, जो भी एमसीसी की ऑडिट कर रहा है वो उसकी प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं देगा उसको, 144 वाली, ठीक। अब आते हैं भैया काउंसिल गाइडलाइन फॉर एडवर्टीजमेंट। क्या बोलता है सर? कहता है सर राइटअप लिख सकते हैं, राइटअप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। राइटअप लिखते वक्त ध्यान रखना ऑनेस्ट और ट्रूथफुल रहना चाहिए। एग्जैचरेटेड क्लेम आपको देने नहीं है, कोई एग्जैचरेशन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्पार्जिंग कंपैरिजंस नहीं होने चाहिए दूसरों के साथ। ये पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं स्टार्टिंग में। कोई भी ऐसा काम मत करना जो प्रोफेशन को डिसरिप्यूट में लेके आए। क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स मत डालना भाई राइटअप में कि वो बता रहा है कि मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, फीडबैक दे रहा है। कोई भी अचीवमेंट अवार्ड नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अचीवमेंट अवार्ड जो सीजीएसजी का है। भारत रत्न आपको मिला है, पद्मश्री मिला है, आपको पद्म विभूषण लिखा है, वो सब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोग्राम या किसी भी तरह का कैची वर्ड अलाउड नहीं है थंबनेल के जैसे। मेंबरशिप नंबर आपको जरूर लिखना पड़ेगा। फॉन्ट साइज 14 चलेगा। वायलेशन नहीं करना ना सीए एक्ट का, ना सीए गाइडलाइन का, ना कोड ऑफ एथिक्स का। राइटअप अगर आप लिखते हो तो ये कंटेंट आप लिख सकते हो, ये आप रीड कर लेना, इसमें कोई दम है नहीं, आप सिंपल रीड कर लीजिए। अच्छा, वेबसाइट की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट का कोई फॉर्मेट तो दिया नहीं है, ना ही कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कलर में कोई दिक्कत नहीं, कोई मर्जी कलर इस्तेमाल करिए, ग्रीन, पर्पल, कोई मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, कलर में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेबसाइट में जो भी बातें आप बताएंगे वो बताएंगे पुल मॉडल पे। वो पूछेगा, क्लिक करेगा तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पॉपअप मत डाल देना वेबसाइट के अंदर, पुश मॉडल अलाउड नहीं है। कोई भी सर्कुलर या कोई एडवर्टीजमेंट आपको नहीं देना ताकि लोगों को सॉलिसिट कर सके। अपनी वेबसाइट का एड्रेस स्टेशनरी और ईमेल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपने पार्टनर के बारे में आप ये बातें बता सकते हैं वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और अपने बारे में भी, जैसे पार्टनर के बारे में सारी बातें, नेम, क्वालिफिकेशन, है ना, ऑफिस, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब कुछ। एम्प्लॉय के बारे में भी डेजिग्नेशन, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस। और फर्म के बारे में ट्रेड नेम, कब इस्टेब्लिश हुई, मेंबर, फर्म का एड्रेस, ये सब आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेचर ऑफ सर्विस भी लिख सकते हो। क्लाइंट का नाम मत लिखना भाई, बस ध्यान रखना, क्लाइंट का नाम मत लिखना। मैं फिर कह रहा हूं, क्लाइंट का नाम मत लिखना, ना ही फीस लिखना, जब तक कि रेगुलेटर ना बोले। हाँ, अगर रेगुलेटर आपको बोले कि क्लाइंट का नाम लिख दो, लिखो। रेगुलेटर अगर आपको बोले क्लाइंट का नाम लिखो, फीस भी आप लिखो, तो लिखना, लेकिन इटैलिक्स में, ठीक है ना। नेचर ऑफ असाइनमेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पुल रिक्वेस्ट में नेम ऑफ क्लाइंट एंड फीस चार्ज कैन नॉट बी गिवन। अगर परमिसिबल रेगुलेटर बोलता है तो लिख सकते हो, लेकिन इटैलिक्स में। आर्टिकल असिस्टेंट कितने हैं वो लिख दो।
जॉब वैकेंसी बारे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, सुनो भैया। अलाउड है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलाउड है, आर्टिकल वगैरह डाल सकते हो, ब्लॉग वगैरह, अमेंडमेंट आया। चैट रूम अलाउड है, लेकिन चैट रूम में जो चैट होगी सिर्फ आईसीआई के मेंबर, आपके क्लाइंट और आपके पार्टनर के बीच में, कोई और बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। क्लाइंट को मौका दे सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी, वहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग अलग देना हर क्लाइंट को। फर्म अपने वेबसाइट का लिंक सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो दे सकती है अपने पेज का, वेबसाइट का लिंक, प्रमोट नहीं करेगी। बट ऑनलाइन एडवाइस दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट या पेमेंट पे, अलाउड है। वेब आईसीआई का लिंक दे सकते हो, काउंसिल का, गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सब का लिंक आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कुछ भी बताओगे एक बात ध्यान रखना, सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी है। और क्या अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है सर अगर आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू काम मांग रहे हो, वो अलाउड नहीं है। कोई भी ऐसा काम मत करो जो आपको लगता है सीए के तौर पे सही नहीं है, वो मत करिए। वेबसाइट का एड्रेस मिलता जुलता होना चाहिए ट्रेड नेम से। कंपनी का, फर्म का नाम है एबीसी एसोसिएट्स और वेबसाइट का एड्रेस लग रहे हो भालू भैया एंड कंपनी, baluvaiya.com। कोई भी ऐसी चीज मत रखो वेबसाइट में, कोई भी ऐसा फैक्ट जो आईसीआई के रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है, ठीक है ना। साथ में और चिल्लर पॉइंट, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे कि क्लियर टेक्स है, इंडिया फाइलिंग है, इसमें आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए। कंसल्टेंसी देने में दिक्कत नहीं है, आपका नाम आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट और रेजिग्नेशन आ सकती है सीए। फॉर्म के नाम के साथ सीए नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो सीए फॉर्म के नाम के साथ सीए नहीं आएगा, आपके नाम के साथ सीए आ सकता है। आप कंसल्टेंसी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, वो वेबसाइट इसके अलावा कोई और काम नहीं करेगी, ध्यान रखना। इसके अलावा कंसल्टेंसी के अलावा कोई और काम नहीं करेगी। और एक बात ध्यान रखना, वेबसाइट में आप सीए का नाम लिखो, ठीक, कॉन्टैक्ट एड्रेस मत लिखना भाई, ना ही उसकी अचीवमेंट, ना ही उसका स्टेटस, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वो सीए है, ठीक। टेलीफोन डायरेक्टरीज में सीए का नाम आ सकता है? आ सकता है सर। ट्रेड डायरेक्टरीज में आ सकता है सर। टेलीफोन डायरेक्टरी में आएगा, लेकिन कौन सी कैटेगरी में? ओनली इन द कैटेगरी ऑफ सीए, एक्सेप्ट, उसके अलावा कहीं और नहीं आएगा। उसी शहर में डायरेक्टरी जहां आपका ऑफिस है, कानपुर के डायरेक्टरी में आपका नाम नहीं आएगा अगर आप लखनऊ में आपका ऑफिस है तो, उसी शहर में जहां आपका ऑफिस है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा नाम, किसी और तरीके से फ्लैशी तरीके से नाम नहीं आएगा, डिफरेंट तरीके से। और एंट्रीज जो हैं वो सारे सीए के लिए ओपन होनी चाहिए उस टाउन के, सिर्फ पर्टिकुलर सीए के लिए नहीं कि वहाँ भी जात पात फैला दिया आपने, पता चला अपनी जात के लोगों को ही लेके आ रहे हो, बोले पंजाबी सीए के नाम डायरेक्टरी में, सिर्फ पंजाबी सीए के, ये सब नहीं चलेगा भाई। परमिसेबल नहीं है मेंबर के लिए कि अपने आप को एग्रीगेटर में लिस्ट कराए, जैसे कि अर्बन क्लैप, नहीं चलेगा सर। बिजनेसमैन, टेक्नीशियन, मेंटेनेंस वर्कर, बाकी सब लिस्टेड है, सीए भी आ गया, ऐसी किसी ऐप में आप नहीं जाओगे। स्पेशलाइज डायरेक्टरीज, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो जयपुर में आया भाई टॉप 50 इन्फ्लुएंशियल लोग कौन से हैं, अब टॉप 50 इन्फ्लुएंशियल लोग में आपका नाम आ गया, आप सीए हो, बिल्कुल आना चाहिए सर, नाम एड्रेस सब कुछ आएगा, बट क्लाइंट का नाम वगैरह मत लिखना, ठीक है। कहता है नाम आएगा अल्फाबेटिकली, कोई दिक्कत नहीं, हुज हू की है उसमें आप अपना नाम एड्रेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पशन ध्यान रखिए, नॉर्मली आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते न्यूज़पेपर में, नहीं दे सकते, लेकिन स्पेशल एग्जाम्पशन दिया गया है, 3 केस में दे सकते हैं। अगर क्लाइंट अपने स्टाफ को रख रहे हो तब, अगर क्लाइंट के लिए स्टाफ मांग रहे हो तब, या लिक्विडेटेड ट्रस्टी के तौर पर अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हो तब उसका एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। जब भी एडवर्टीजमेंट दोगे एक बात ध्यान रखना भाई, ये लाइन मत लिखना वेल नोन फर्म ठीक। और एडवर्टीजमेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट मत करना, ज़्यादा बोल्ड नहीं करना, ठीक है ना। चलो जी, ये हो गया आपका काउंसिल गाइडलाइंस, डन। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की, कहाँ पे परमिसिबल है, कहाँ परमिसिबल नहीं है। पहले परमिसिबल पढ़ लेते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जहां आपका कोई डे टू डे ऑपरेशंस में, फंक्शनिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में क्या बनोगे भाई? कहता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आप क्या बनना चाहते हैं? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में ध्यान रखिए, आप बनना चाहते हैं बोर्ड के मेंबर का पार्ट, मतलब डायरेक्टर वगैरह, तो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट यू कैन बिकम, बट ध्यान रखना डे टू डे इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। आप बनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है सर, ये हो गया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट बन सकते हैं। अगला बताइए, कहता है क्या किसी कंपनी में डायरेक्टर थे आप, उस कंपनी को छोड़ने के बाद उस कंपनी में ऑडिटर बन सकते हैं? उस कंपनी का ऑडिटर बन सकते हैं 2 साल के बाद, पढ़ा हुआ पॉइंट है आपने ये। कहता है आफ्टर 2 ईयर्स कूलिंग पीरियड सर्व करने के बाद आप उस कंपनी का ऑडिटर बन सकते हैं जिस कंपनी का आप डायरेक्टर थे। क्या इंटरनल ऑडिटर आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है? सर उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टैट नहीं खरीद सकता, आपको पता है इंटरनल के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगती।
क्या फॉरेन कंपनी, याद करिए सेक्शन 380 आपने पढ़ा होगा, आपको याद नहीं आ रहा होगा इंटरमीडिएट में, सेक्शन 380 के अंदर फॉरेन कंपनी को एक इंडियन रेसिडेंट को ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ता है। तो क्या वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सीए इन प्रैक्टिस हो सकता है? कहता है बिल्कुल हो सकता है सर, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 380 के अंदर फॉरेन कंपनी का, लेकिन वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, वो ऑडिटर नहीं होना चाहिए उस कंपनी का। ठीक। क्या जॉइंट ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हैं? ये तो बात मैंने पहले भी किया आपसे, जॉइंट ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कियोस्क के थ्रू सर्विसेज दे सकते हैं? कियोस्क मतलब कोई मशीन आपने है उसमें कोई ऑटोमेटेड सर्विसेज आप देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कियोस्क को लेकर आप देखो, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। कियोस्क की अगर आप बात करें तो कहाँ गया भाई, ये देखो, कहता है सर यहाँ पे कियोस्क कहाँ चला गया भाई, अच्छा ये देखो, कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस सर्विसेज दे सकता है कियोस्क के थ्रू, ठीक है ना, ओनली इफ द सर्विसेज आर ऑफ प्रोफेशनल नेचर विच आर परमिसिबल, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, अगला बताइए। ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, क्यों नहीं करेगा। इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ कुछ पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी रिसर्च का एडवाइजर बन सकता है? बन सकता है सर। रिसर्च करते हैं कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं करना है, रिसर्च में एडवाइस दे सकता है, लेकिन रिटेल रिपोर्ट पब्लिश नहीं करेगा। कभी आप देखना मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, इन सब की रिटेल रिपोर्ट आती है। एक्सेस जो ये बड़े हैं ब्रोकर्स, पुराने हैं एस्टैब्लिश, रिटेल रिपोर्ट नहीं छाप सकते आप, प्रिंट पब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन एडवाइस दे सकते हो, ठीक। क्या उस ट्रस्ट की ऑडिट कर सकते हो जहां आप मेंबर हैं? यस सर। कंपनी में ऐसा अलाउड नहीं है, ट्रस्ट में अलाउड है। इवन जहां आप मेंबर है, क्या इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं? यस सर, उस कंपनी के इंटरनल बन सकते हैं, ट्रस्ट के भी ऑडिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बन सकते हैं? सर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आपको लगता है रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो भाई, जल्दी जल्दी चलो यहाँ पे, ये देखो कहाँ गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को एज अ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी स्टैब्लिश कर सकता है। डीएससी के लिए, अगर आपने डीएससी सुना हो, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है ना, तो मैं तो कई सीए को जानता हूँ डीएससी वाला काम करते हो, डीएससी वाला काम आपको दिया गया, आप बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला, क्या जिस बैंक की आप ऑडिट कर रहे हैं उसका क्रेडिट कार्ड होल्ड कर सकते हैं? अलाउड है सर, ये एग्जामिशन अलाउड है। जिस बैंक की आप ऑर्डर करो उसका सीसी आप होल्ड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या कोर्ट में मीडिएटर बन सकते हैं? मीडिएटर क्या होता है सर, जब कई बार क्या होता है, जब कोर्ट में केस जाता है तो फिर कोर्ट कहता है यार आप खुद सुलझा लो, अगर सुलझ सके तो कोर्ट के बाहर ही मीडिएट कर लो। तो वहाँ मीडिएशन का आप कभी देखना, कोर्ट वगैरह में रूम भी बना होता है, मीडिएशन कंसाइलेशन। तो मीडिएशन अगर हो सकता है कि आपसी सुलह करा के समझौता कराओ, आप बन सकते हो सर। स्टैट ऑडिटर या टैक्स ऑडिटर बन सकते हो, और अगर वैल्यूअर बनना चाहो, अनकोटेड इक्विटी शेयर सेम एंटिटी, कहता है सर वो शेयर्स जिसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, अनकोटेड, क्या उस शेयर्स के वैल्यूअर बन सकते हो, जबकि आप उसी कंपनी के स्टैट ऑडिट भी कर रहे हो, टैक्स ऑडिट भी कर रहे हो, दोनों में से कोई भी एक कर रहे हो, तो क्या स्टैट ऑडिटर वैल्यूअर बन सकता है शेयर्स का? बन सकता है सर। क्या टैक्स ऑडिटर वैल्यूअर बन सकता है? बन सकता है, बट वो शेयर्स अनकोटेड होने चाहिए, ध्यान रखना, जो जिसकी ट्रेडिंग हो रही है उसको, वो नहीं। क्या उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो? बिल्कुल। क्या अपने आप को करा सकते हो? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। उद्योग आधार शायद आपने सुना हो, ये आपका बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें उन्होंने पोर्टल चलाया हुआ है, ठीक है। क्या ट्रस्ट के सेटलमेंट करवा सकते हो आप? बहुत सारे सीए करवाते हैं सर। अब कल को टाटा ट्रस्ट में आप देखें, इतनी बड़ी ट्रस्ट है, तो उस केस में अगर कोई नहीं है उनका वारिस, तो कल को मान लो झगड़ा पड़ गया, अभी वैसे झगड़ा चल ही रहा है, तो क्या सेटलमेंट करवा सकते हो? बिल्कुल। क्या पीएफ फंड के, इतने सारे पेंशन और प्रोविडेंट फंड चल रहे हैं, खासकर प्रोविडेंट फंड चलो एक ही है ना, लेकिन पेंशन फंड आप सुनते होंगे, तो क्या इंटरनल या स्टैट ऑडिट कर सकते हो उसकी? बिल्कुल। डायरेक्टर सिम्प्लिसिटर बन सकते हैं? बिल्कुल, पहले भी पढ़ा हुआ आपने। क्या स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुले थे ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्या उसकी ऑडिट कर सकते हो, परफॉर्मेंस ऑडिट उन सेंटर्स की? बेरोजगारों को ट्रेनिंग देने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए थे, क्या उसकी परफॉर्मेंस ऑडिट? बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। मिस्ट्री ऑडिट कर सकते हैं सर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल शायद ये आया भी था एमसीक्यू में, ये मैंने पढ़ा है कहीं, मतलब किसी ना किसी केस सिनेरियो में, पीवाईक्यू में या एमटीपी आरटीपी के अंदर है। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है सर, जैसे मान लो हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हम चाहते हैं उसका फीडबैक मिले हमें, ऑनेस्ट फीडबैक। अब नाता रिश्तेदारों से पूछेंगे तो सर वो ऑनेस्ट फीडबैक देंगे नहीं, तो हमने क्या किया कि हमने मिस्ट्री ऑडिटर अपॉइंट किया। हमने कहा सर आप प्रोडक्ट यूज़ करो, और नाम वाम कुछ नहीं, मिस्ट्री ऑडिट, तो वो एक्चुअल परचेज करेगा मिस्ट्री तरीके से,
अपने आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा, यूज़ करेगा आपके प्रोडक्ट को और सही फीडबैक देगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो होती है मिस्ट्री ऑडिट, वो कर सकते हैं आप। क्या कोऑपरेटिव बैंक में उसके बोर्ड में प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं सर। जब कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं तो वहाँ प्रोफेशनल डायरेक्टर नहीं बन सकते आप? तो कहता है कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, याद करो अर्बन कोऑपरेटिव में, वहाँ बोर्ड के पार्ट बन सकते हैं। इवन कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड का पार्ट आप यहाँ भी बन सकते हो एज अ प्रोफेशनल डायरेक्टर। वही लगभग सेम पॉइंट है। क्या गिफ्ट सिटी में, IFSC में अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर सकते हो? कर सकते हैं सर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। क्या IFSC में जो कंपनीज बनी हैं, क्या उनको अपने ऑफिस से आप सर्विस दे सकते हो? मान लो आपका ऑफिस दिल्ली में है, आपका ऑफिस अहमदाबाद में है, लेकिन IFSC में जो कंपनी बनी उसको सर्विस दे सकते हैं, उसको भी सर्विस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। IFSC यूनिट फ्रॉम ऑफिसेज आउटसाइड IFSC, ठीक है ना, ये सारे काम कर सकते हैं आप। क्या नहीं कर सकते सर? आप ट्रेडमार्क या पेटेंट अटॉर्नी नहीं बन सकते, ये काम लॉयर के लिए छोड़ दो भैया, वही करेगा, ठीक। स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते उस सोसाइटी की जहां मैनेजिंग कमेटी का पार्ट है। ट्रस्ट के मेंबर हो, ट्रस्ट की ऑडिट कर सकते हो, लेकिन सोसाइटी के अगर मेंबर हो, इस सोसाइटी के अगर मैनेजिंग कमेटी का पार्ट हो, मैनेजिंग कमेटी होती है जैसे कंपनी में बोर्ड होता है, वहाँ मैनेजिंग कमेटी होती है, उसकी ऑडिट कर सकते हो नहीं। स्टैट ऑडिटर अगर लोन लेकर बैठा है सर कंपनी से, ठीक है, तो क्या उसकी ऑडिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कह रहा है इसमें शेल नॉट इंक्लूड इंटरनल कॉन्करेंट ऑडिटर गिविंग रिपोर्ट। कह रहा है ये लोग लोन लेके बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, तो इंटरनल ऑडिटर सर लोन लेके बैठे तब भी उस कंपनी को ऑडिट कर सकता है, लेकिन स्टैट नहीं कर पाएगा। यू कॉन्करेंट तो आपको पता है इन द केस ऑफ बैंक। मैसेज एप्लीकेशन, मैसेज जैसे आपको कोचिंग से भी आते होंगे, क्या मैसेज और कोई एप्लीकेशन करा सकते हैं? मैसेज एप्लीकेशन जहां पीपल को आप अवेयर करा दो अपनी प्रैक्टिस के बारे में, सर ये एडवर्टीजमेंट काउंट होगा, आप ये काम नहीं कर सकते। क्या ROC के फॉर्म साइन कर सकते हो? नहीं सर, वो काम कंपनी सेक्रेटरी को दिया गया है, ठीक। स्टैट ऑडिटर उस कंपनी की JV का जहां डायरेक्टर हो, मतलब आप एक कंपनी में डायरेक्टर हो, उस कंपनी की एक जॉइंट वेंचर है, क्या आप उसके अब स्टैट ऑडिट कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। ऑडिटर उस बैंक का जहां आपने लोन लिया अगेंस्ट FD, सर लोन तो लोन है, लोन सिंपल ले लो, लैप ले लो, लैप मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लोन अगेंस्ट FD, लोन लिया है डिस्क्वालीफाइड हो, लेकिन CC आप होल्ड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, ध्यान रखना। फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, फीस ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नहीं अलाउड है सर, अलाउड नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर बनना जहां फीस लेते हैं, ठीक है, कमीशन लेते हैं, परसेंटेज पे तो वैसे भी अलाउड नहीं, आपको पता है। क्या क्लाइंट की फीस अगर अनपेड है तो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट रोक सकते हैं? फीस अगर पेड है तो नहीं रोक सकते, अनपेड है और कस्टडी आपके पास है तो रोक सकते हैं, ध्यान रखना, राइट ऑफ लीन। अनपेड है तब। क्या अपने विजिटिंग कार्ड में क्लाइंट का अपना क्लाइंट का नहीं, अपना विजन मिशन लिख सकते हैं? नहीं सर, ऐसा में पढ़ते हैं ना, एडवर्टीजमेंट काउंट होगा। क्या UTI NSGL GIC, NSGL वगैरह शायद आपने सुना, जैसे पैन कार्ड बनाने की एजेंसी होती है, तो पैन कार्ड DSC की एजेंसी ले सकते हो, पैन कार्ड की नहीं ले सकते। UTI NSGL GIC, ठीक है। कस्टम का ब्रोकर लाइसेंस ले सकते हैं? नहीं ले सकते सर, अलाउड नहीं है। कहता है टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, कह रहा है टैक्स रिप्रेजेंटेटिव में के तौर पर अगर आप काम करना चाहते हैं, आप टैक्स अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट तो हो सकते हैं एम्प्लॉयर के बिहाफ में, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉयर। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं किसी, मान लो किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या मैं कहीं एम्प्लॉय हूँ, CA हूँ, तो क्लाइंट को कल को नोटिस आ गया, तो मैं प्रेजेंट करता हूँ ITAT या CIT जहाँ भी मैटर जाता है, मैं प्रेजेंट करता हूँ एम्प्लॉयर के बिहाफ में। लेकिन अगर एम्प्लॉयर के किसी और एम्प्लॉय को नोटिस आया तो उसके लिए थोड़ी अपीयर होंगे सर मैं, उसके लिए आप डिस्क्वालीफाइड है। क्या बैंक के, एक ही बैंक के स्टॉक और स्टैट दोनों ऑडिटर बन सकते हैं आप? नहीं सर। क्या PF ट्रस्ट के इंटरनल और स्टैट एक साथ बन सकते हो? नहीं सर। क्या बैंक के इंटरनल और कॉन्करेंट एक साथ बन सकते हैं? नहीं सर। न स्टैट, न स्टॉक, न इंटरनल, न कॉन्करेंट, न इंटरनल, न स्टैट। BRSR आपने पढ़ा है सर SGG के अंदर, आप पढ़ेंगे है ना, SGG वाली में चैप्टर 18 के अंदर। तो क्या है सर कि BRSR के प्रिंसिपल्स हैं, तो कहता है क्या BRSR स्टडी बना सकते, प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं सर, क्लाइंट के बिहाफ में। मतलब आप उस क्लाइंट के ऑडिट भी कर रहे हो, वो क्लाइंट कहता है मुझे कुछ समाज सेवा वाले काम करने हैं, मुझे कुछ इन्वायरमेंट के लिए काम करना है, आप मेरे लिए BRSR स्टडी बना दो, नहीं बना पाओगे सर। अपने उस क्लाइंट के लिए इसकी आप ऑडिट कर रहे हो, ध्यान रखना, आप ऑडिट कर रहे हो उसके लिए नहीं बना पाओगे। लेकिन BRSR के लिए एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो, एश्योरेंस प्रोवाइडर हो सकता है फॉर द सेम क्लाइंट,
तो दो काम कर सकते हो, BRSR के लिए एडवाइस दे सकते हो, एश्योरेंस प्रोवाइडर, लेकिन BRSR स्टडी प्रिपेयर नहीं करोगे। वो याद है, इक्विटी रिसर्च आप एडवाइस दे सकते हो, लेकिन इक्विटी रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश नहीं करोगे, डिटेल रिपोर्ट। ठीक वैसे यहाँ भी है, स्टडी प्रिपेयर नहीं करोगे लेकिन एडवाइस दे सकते हो। कहता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल परफॉर्म, हाँ नहीं कर सकते। जिस क्लाइंट के आप ऑडिट कर रहे हैं, क्या उसी क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल बना सकते हैं, बनाने में हेल्प कर सकते हैं? कंपाइलेशन एंगेजमेंट, सर कंपाइलेशन में हेल्प कर रहे हैं उन्हीं फाइनेंशियल्स के जिन फाइनेंशियल के आप ऑडिट कर रहे हो, नहीं कर सकते सर। कहता है आप कंपनी के पोर्टल में, ठीक, आपका नाम प्रमोटर डायरेक्टर के तौर पे लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं, ध्यान रखना, लेकिन आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट नहीं लिखेंगे, अटेनमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक, क्या विजिटिंग कार्ड में आपका विजन मिशन आएगा? नहीं आएगा। तो क्या लेटर हेड पे आपका विजन मिशन आएगा? नहीं आएगा। ना लेटर हेड पे आएगा, ना विजिटिंग कार्ड पे आएगा, नहीं आएगा सर। कहता है लेकिन फर्म की प्रोफाइल में आप लिख सकते हैं और दे सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट, अगर कोई आपसे मांग रहा है विजन मिशन। ठीक, कहता है सर और बताओ भाई, इसके बाद अगला कहता है सर आप इंटरनल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं प्रोक्योरमेंट ऑडिटर एट सेम टाइम इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सर ये क्या होती है प्रोक्योरमेंट ऑडिट? प्रोक्योरमेंट ऑडिट का मतलब है सर, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने गुड्स प्रोक्योर किए, अगर आपने गुड्स खरीदे, किसी भी एंटिटी ने सही तरीके से परचेज किए, टेंडर वेंडर निकाला, कोटेशन वोटेशन लिए, प्रोक्योरमेंट सही हुआ, उसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट ऑडिटर, जो वो चेक करता है प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस सही है या नहीं। तो क्या इंटरनल और प्रोक्योरमेंट ऑडिटर बन सकते हो एक ही टाइम, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं बन सकते सर, नहीं बन सकते। कहता है फीस चार्ज कर रहे हैं परसेंटेज पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से फॉर सर्टिफिकेट स्पेंड, कि सर मैं आपसे परसेंटेज पे पैसा लूंगा और आप सर्टिफिकेट दे रहे हो बना के एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हाँ वो कह रहा है हमने 5 करोड़ रुपये खर्च किए, हमें ग्रांट चाहिए सरकार से, आप लिख के दे दो। तो सीए कहता है लिख के दे दूंगा 5 करोड़ खर्च किए आपने, लेकिन फीस लूंगा 5% उसकी। नहीं, अलाउड नहीं है सर, अलाउड नहीं है। कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट ऑफ एएसएम ऑफ कस्टमर ऑफ सेम बैंक बाय द स्टैट ऑडिटर। अब आप मुझे बताओ भाई, स्टैट ऑडिटर के बारे में बात करें तो क्या स्टैट ऑडिटर इस केस में, ये देखो एक मिनट रुक जाओ बस, स्टैट ऑडिटर क्या सर एएसएम के तौर पे एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता सर। एएसएम है क्या? एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग। कहता है आप किसी कस्टमर के एएसएम का काम नहीं कर सकते अगर स्टैप ऑडिट आप कर रहे हो सेम टाइम पे। तो इट इज नॉट परमिसिबल फॉर अ मेंबर फर्म बीइंग द स्टैट ऑडिटर ऑफ अ बैंक टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ एएसएम ऑफ अ कस्टमर ऑफ द सेम बैंक साइमल्टेनियसली। दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट करो, या तो एएसएम का काम करो या फिर स्टैट ऑडिट करो, दोनों में से कोई एक ही समय पर दोनों काम आप नहीं कर सकते। ठीक है भाई, चलिए डन है, ये हो गया ना भाई। बस इसमें एक 2-3 बातें छोटी मोटी ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, जो क्रेडिट कार्ड वाला पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड में 1 लाख की लिमिट है, ये ध्यान रखना। अप टू 1 लाख तक आउटस्टैंडिंग बैलेंस अलाउड है, 1 लाख से ऊपर आउटस्टैंडिंग बैलेंस अलाउड नहीं है। एक्चुअली सी में 1 लाख की लिमिट दी है इंडेटनेस के लिए, कंपनी देखने में 5 लाख की लिमिट है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं है। ठीक है ना। दूसरी बात अगर आप बात करें यहाँ पे, तो मैंने आपसे कहा था कि भाई क्या आप यहाँ पे राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो भैया राइट ऑफ लीन में आप देखो यहाँ मना किया था, लेकिन मैंने फिर बोलूंगा आपको कि ऐसे के हिसाब से राइट ऑफ लीन अलाउड है, लेकिन ये कहते हैं कि राइट ऑफ लीन अलाउड नहीं है अगर फीस अनपेड है तो। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो अगर ईएसबी मना कर रहा है, कल को अगर क्वेश्चन आ गया तो ईएसबी के हिसाब से मना कर देना कि अगर आपकी फीस पेड नहीं है तो फिर आपका राइट ऑफ लीन नहीं है। ठीक है ना। साथ में ध्यान रखना, जहां आपके रिलेटिव के पास पोजीशन है मैनेजिंग कमेटी, मतलब अगर रिलेटिव आपका डायरेक्टर वगैरह है तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। साथ में एक पॉइंट इसमें और था कि भाई ये हो गया डन 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 डन। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सामने डीएससी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। मीडिएटर आप बन सकते हैं, सीसी की बात हो गई, डन है। हाँ, ई रिटर्न वाला ध्यान रखना। ई रिटर्न में अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर ई रिटर्न आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन में या 2 या उससे ऊपर ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं बेसिकली, और जो फीस आ रही है उसे बांट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें एक बात बस ध्यान रखना, जो ट्रेडमार्क और पेटेंट अटॉर्नी वाली बात है, आप अटॉर्नी नहीं बन सकते, क्योंकि अटॉर्नी मैंने आपसे कहा कि एडवोकेट ही बनेगा, वही केस लड़ेगा। यहां पे आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी के एडवाइजर बन सकते हो।
कि कल को आपके पास कोई आईपीआर का मैटर लेके आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मैटर लेके आया, आपको एडवाइस करनी है, यू कैन एडवाइज अस, ये उस इन प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं, बट आप केस नहीं लड़ोगे सर। क्लाइंट का कोई केस वेस आ गया अगर कि ट्रेडमार्क या पेटेंट को लेकर, आप केस नहीं लड़ोगे, बाकी वो अलाउड है। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें मैंने आपसे कहा था, कहाँ गया भाई, हाँ देखो जी, अगर आप बात करते हैं कि सर यहाँ पे कौन सा पॉइंट था ये आपका, कैन नॉट साइन आरओसी फॉर्म वेयर यू आर डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, वेयर सीए इन प्रैक्टिस इज अ डायरेक्टर सिंप्लिसिटर। डायरेक्टर सिंप्लिसिटर तो बन सकता है, वो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस कंपनी में डायरेक्टर सिंप्लिसिटर है उसके आरओसी फॉर्म साइन नहीं करेगा, रीजन बिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्विक रिवीजन डन। कैसा लगा आप बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ताकि थोड़ी मोटिवेशन आए मुझे भी कि हाँ मुझे और भी चैप्टर के क्विक या सुपरफास्ट रिवीजन रिकॉर्ड करने चाहिए। तो आपसे मुलाकात होती है अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, फोड़ते रहो, आग लगाते रहो।